हाय एवरीवन, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में। अब बाइनरी सर्च ट्रीज या इनको हम बीएसटी भी कहते हैं। बीएसटी बाइनरी ट्रीज का एक इवॉल्व वर्जन है जिसमें सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। बाइनरी सर्च ट्रीज का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि बाइनरी ट्रीज के अंदर सर्च करने में हमें बिग ऑफ एन टाइम लगता है, जहां एन इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, जबकि बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर हमें बिग ऑफ एच टाइम लगता है, जहां एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो एवरेज केसेस में जो ट्री की हाइट होती है वो लॉग इन के बराबर हो जाती है जब ट्री हमारा कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है। तो उन केसेस में जो हमारे बीएसटी की सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए बीएसटीज को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फास्ट लुकअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब समझते हैं, इस क्लास के अंदर समझेंगे बीएसटी क्या होता है, उसको बनाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं नोट्स को, सर्च कैसे करते हैं उसके अंदर, एंड फिर सॉल्व करेंगे हम कुछ सवाल। सबसे पहले बात करते हैं कि एक बीएसटी होता क्या है। एक बीएसटी इनहेरेंटली एक बाइनरी ट्री ही होता है। मतलब एक बीएसटी के अंदर बाइनरी ट्रीज की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर रिकॉल करें हम थोड़ा सा, तो बाइनरी ट्रीज की क्या प्रॉपर्टी होती थी? सबसे मेजर प्रॉपर्टी तो ये होती थी कि एट मैक्स दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं एक बाइनरी ट्री के। मतलब हर नोड में मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, एक हमारा लेफ्ट चाइल्ड और एक हमारा राइट चाइल्ड। दूसरी नोड ऐसी हो सकती है जिसमें सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड हो, राइट चाइल्ड हमारा नल है। एक नोड ऐसी हो सकती है जिसमें लेफ्ट चाइल्ड नल है एंड राइट चाइल्ड है। एक नोड ऐसी हो सकती है जिसमें दोनों चाइल्ड हमारे नल है। तो ये चार केसेस ही पॉसिबल हैं जिसमें ये हमारा पूरा एक सब ट्री हो सकता है, ये राइट चाइल्ड एक सब ट्री हो सकता है। तो यही प्रॉपर्टीज लेकर एक बीएसटी बनता है। अब इसके साथ साथ बीएसटी के अंदर कुछ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली है कि सारे के सारे जो लेफ्ट सब ट्री के नोड्स होंगे दे आर लेस देन इन वैल्यू एज कंपेयर टू रूट्स वैल्यू। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है इस बाइनरी सर्च ट्री का। इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर हम लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो इसमें हर एक सिंगल नोड हमारे रूट नोड के कंपैरिजन में लेस देन वैल्यू है। मतलब 4 के साथ हम 2 को कंपेयर करें, 1 को कंपेयर करें, 3 को कंपेयर करें, सबकी वैल्यू कम होगी। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी के जैसी है, जिसमें राइट सब ट्री के जो सारे के सारे नोड्स हैं दे आर ग्रेटर इन वैल्यू एज कंपेयर टू द रूट नोड। तो यहां पर अगर हम अपने रूट नोड को कंपेयर करें सारे के सारे राइट सब ट्री के साथ, तो राइट सब ट्री के अंदर हमारे पास है 5, हमारे पास है 6, जो दोनों ग्रेटर देन वैल्यू है व्हेन वी कंपेयर इट टू 4। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारा जो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री है दे आर ऑल्सो बीएसटीज। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ कि ऊपर वाली जो रूट नोड है वही बीएसटी की प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रही है। अगर हम अपने बीएसटी के अंदर कोई भी छोटा ट्री का पार्ट लें वो भी हमारे बीएसटी की प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करेगा। जैसे इस ट्री के अंदर अगर हम कोई भी सब ट्री लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सब ट्री का एग्जाम्पल लें तो ये सब ट्री अपने आप में एक बीएसटी फॉर्म करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें अगर ये रूट है तो रूट के लेफ्ट में सारी नोड्स जो हैं उनकी वैल्यू इससे कम है और रूट के राइट में जो सारी नोड्स हैं उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। तो बीएसटी के अंदर कितना भी छोटा आप सब ट्री ले लें, सब बीएसटी ले लें, वो सारी की सारी बीएसटी की प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई करता है। इसके साथ साथ एक और स्पेशल चीज कि बीएसटी के अंदर देयर आर नो डुप्लीकेट्स। कुछ बुक्स, कुछ टीचर्स, कुछ आर्टिकल्स आपको ऐसी डेफिनेशन देंगे जिसमें बीएसटी के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट्स होते हैं, पर हम अपना जो लेक्चर पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हम डुप्लीकेट्स की कंडीशन को नहीं मान रहे होंगे। हम ऐसे बीएसटी कंसीडर करेंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डुप्लीकेट्स आ जाते हैं तो आपको कुछ कुछ स्पेशल केसेस जो है ध्यान में रखने पड़ते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल हम कोर बीएसटी के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते। पर अगर आपके पास डुप्लीकेट का भी सवाल आ जाता है तो इंटरव्यूअर या एग्जामिनर आपको अलग से बताएंगे कि इस बीएसटी के अंदर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर एक स्पेशल केस ले कि यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाता तो इस बीएसटी में कैसे वैल्यूज चेंज हो जाती। मान लीजिए हमारे पास 4 का ही एक और डुप्लीकेट आ जाता, तो वो या तो यहाँ पर ऐड होता 3 के बाद राइट में, या फिर 4 का डुप्लीकेट बीएसटी प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई करने के लिए यहां पर ऐड होता। पर हम बिना डुप्लीकेट वाला बीएसटी कंसिडर कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आपको अपने बीएसटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का हमें सबसे ज्यादा खास ख्याल रखना होता है जब भी हम बीएसटी की बात करते हैं। ये तीनों हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। हमें एक सॉर्टेड ट्री इमेजिन करना है जिसमें रूट के लेफ्ट में हमारी लेस वैल्यूज है, रूट के राइट में हमारी ग्रेटर वैल्यूज है।
अब BST के साथ एसोसिएटेड एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से जुड़ी हुई है। हमने अभी तक 3-4 टाइप के ट्रेवर्सल्स पढ़े हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर का रूल हमारा कहता था कि पहले रूट को हम विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। उसके अलावा एक इन ऑर्डर का रूल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर हम रूट को विजिट करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। अब इसके अलावा एक पोस्ट ऑर्डर भी होता था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे, एंड उसके बाद फाइनली हम रूट को विजिट कर रहे होंगे। अब इसके अलावा एक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी था। आई होप हमें ये सब याद है। अब स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हैं, यानी इस ट्रेवर्सल की, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक BST के लिए हमेशा हमें सॉर्टेड सीक्वेंस देता है। जैसे अगर मैं इस BST के लिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूं, तो सबसे पहले हम कहाँ हैं? हमें रूट पर। रूट से हम जाएंगे लेफ्ट चाइल्ड पर, इससे भी हम जाएंगे लेफ्ट चाइल्ड पर। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है, तो यहाँ से हम वापस जब बैक ट्रैक करके आएंगे तो हम 1 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हम वापस से जाएंगे इसके राइट चाइल्ड पर जो कि नल है, तो वापस से बैक ट्रैक करके जाएंगे, 2 पर आ गए। 2 का हम लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी ट्रिवर्स कर चुके हैं, तो इसके राइट चाइल्ड पर जाएंगे। 3 के लेफ्ट चाइल्ड पर जाएंगे तो वो नल है, वापस से बैक ट्रैक करेंगे, तो 3 के लेफ्ट चाइल्ड के बाद 3 की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। फिर जाएंगे इसके राइट चाइल्ड की तरफ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नल, तो बैक ट्रैक कर जाएंगे। फिर 3 से भी वापस बैक ट्रैक करके 2 पर आएंगे, 2 से बैक ट्रैक करके 4 पर। 4 का पूरा लेफ्ट सब ट्री कवर हो चुका है, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? 4 को करवा देंगे प्रिंट। अब 4 के राइट सब ट्री में जाएंगे, 5 पर आ गए। 5 का लेफ्ट सब ट्री अगर देखें तो यहाँ पर है नल वैल्यू, तो वापस से 5 पर आएंगे। अब क्या करेंगे? 5 की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। अब 5 से जाएंगे, 5 के राइट सब ट्री में 6 पर आ गए। 6 के लेफ्ट में नल है, तो वापस जाएंगे और करवा देंगे 6 को प्रिंट। 6 के राइट में हमारे पास नल वैल्यू है, वापस से बैक ट्रैक करके 6 पर आएंगे, 6 से वापस 5 पर, 5 से वापस 4 पर। एंड फाइनली क्या होगा? इस पूरे के पूरे ट्रेवर्सल के एंड में हमें मिलेगा हमारा इन ऑर्डर सीक्वेंस। और इस इन ऑर्डर सीक्वेंस को अगर हम बहुत ध्यान से एनालाइज करें तो ये हमारा एक सॉर्टेड सीक्वेंस है। सारे के सारे जो हमारे नंबर्स हैं वो सॉर्टेड सीक्वेंस में आ गए। तो ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हमें खास ख्याल रखना है। इनफैक्ट रट लेना है इसको भी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा एक BST के लिए सॉर्टेड होता है। काफी बार ये प्रॉपर्टी हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर देगी जब भी हमारे पास BST के सवाल आते हैं। तो हमें सिंपली इन ऑर्डर करना है, अपने सॉर्टेड सीक्वेंस जो है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में सर्च की। अब बाइनरी सर्च ट्री का नाम सर्च ट्री इसलिए लिखा गया है क्योंकि उसमें सर्च की बहुत ज्यादा स्पेशल प्रॉपर्टी है। हम अगर बात करें कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या क्या होता था, तो लीनियर सर्च के अंदर हम शुरू से लेकर एंड तक एक एरे को एनालाइज करते थे जिसमें हम किसी भी की को ढूंढने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को हम एनालाइज कर रहे होते थे। और वहीं अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च का लॉजिक कुछ ऐसा होता था कि हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने स्टोर करा लिया है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें हर बार जब भी कंपैरिजन करना है तो हम मिड वैल्यू के साथ करते हैं। मान लीजिए हमें की दिया हुआ है 6 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 से कंपैरिजन करेंगे। अगर की वैल्यू हमारे डेटा से बड़ी है तो उस केस में हमें कहां सर्च करना है? हमें सर्च करना है राइट की तरफ। तो इस केस में गो राइट। और दूसरा केस होता था कि अगर हमारे की वैल्यू डेटा से छोटी है तो उस केस में हम क्या करते थे? गो लेफ्ट। तो ये दोनों कंडीशंस का हमें ध्यान रखना होता था। तो अगर हमें 6 के लिए सर्च करना है तो हम क्या करेंगे? राइट जाएंगे, उसके बाद दोबारा से मिड हम निकालेंगे इतने एरे के लिए, तो वो आएगा 5 से दोबारा से की को कंपेयर करेंगे तो दोबारा से हमें राइट में जाना है। राइट में जाकर इतना एरे बचेगा हमारे पास सर्च करने के लिए। अब की और डेटा हमारा सेम आ जाएगा विच इज इक्वल टू 6, और फाइनली हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू। तो हमारा बाइनरी सर्च कुछ इस तरीके से काम करता है जो हमें log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है सर्च में, जबकि लीनियर हमें बिग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता था। ऐसा सा ही कुछ हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम क्या लॉजिक लगाते हैं? अगर हमें मान लीजिए कोई की दी हुई है जिसकी वैल्यू है सपोज 1, तो हम क्या करेंगे? उसे सबसे पहले अपनी रूट से कंपेयर करेंगे। रूट से कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या वो की हमारी रूट के इक्वल है, क्या हमें अब
लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना चाहिए या राइट सब ट्री में सर्च करना चाहिए? हमें दोनों तरफ वो की नहीं मिलेगी। दोनों तरफ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि लेफ्ट में हमें सारी स्मॉलर वैल्यूज मिलेंगी रूट से और राइट में हमें सारी लार्जर वैल्यूज मिलेंगी रूट से। तो की को हम जब रूट से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से सब ट्री में जाना है। जैसे इस की के लिए हमारी जो रूट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन की, तो उस केस में हमारी डेटा की वैल्यू ग्रेटर देन की, यानी हमें लेफ्ट में जाना है। तो हम पूरा लेफ्ट में सर्च करेंगे। अब लेफ्ट में सर्च करके हम 2 पर आ गए। 2 को दोबारा से कंपेयर करेंगे की के साथ, तो हमारे डेटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन की। दोबारा से वी गो लेफ्ट एंड वी कम टू 1। अब 1 को कंपेयर करेंगे की 1 के साथ, तो हमारी जो कंडीशन है वो पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ हमें हमारी नोड जो है मिल जाएगी, हमारी की को हम सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके से एक वर्स्ट केस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रूट से लेकर किसी लीफ तक पूरा ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो रूट से लेकर लीफ तक पूरा का पूरा जब हम ट्रैवल कर लेंगे तो ये मैक्सिमम पाथ कितना हो सकता है ट्री में? ये मैक्सिमम पाथ हो सकता है बिग ऑफ एच के इक्वल, वेयर एच इज इक्वल टू आवर हाइट ऑफ द ट्री। तो जहां टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी की को सर्च करने में एक नॉर्मल बाइनरी ट्री के अंदर बिग ऑफ एन होती थी, हमारे बीएसटी के अंदर यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होकर बिग ऑफ हाइट हो जाती है। बिग ऑफ हाइट जब भी हम एक ऐसा बैलेंस्ड ट्री लेते हैं, बैलेंस्ड बीएसटी, उसके अंदर जो हमारी हाइट आती है वो लॉग एन के इक्वल आती है, यानी बहुत सब्सटैंशियली कम हो जाती है एज कंपेयर टू एन। तो इसीलिए इसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज कहा जाता है जब भी हम सर्च करना चाहते हैं। पर वर्स्ट केस सिनेरियो में ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन के बराबर ही होती है। वर्स्ट केस सिनेरियो कब आएगा? जब हमारे पास एक स्क्यूड ट्री होगा, मतलब हमारा ट्री कुछ ऐसा दिखता होगा जिसमें हमारी नोड्स सिर्फ एक ही तरफ होंगी। तो अगर हम ऐसे ट्री को विजुअलाइज करें जिसमें 1 2 3 4 आए, तो ऐसे ट्री को हम स्क्यूड ट्री कहते हैं। स्क्यूड ट्री यानी जो एक ही तरफ झुका हुआ है। ये हमारा लेफ्ट की तरफ भी हो सकता था, कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, और पूरा राइट की तरफ भी हो सकता था। तो अब इसमें अगर हमें 4 को सर्च करना है तो हमें सारी की सारी नोड्स को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस के अंदर जो हमारा बिग ऑफ एच होता है वो बिग ऑफ एन के इक्वल हो जाता है। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हम वहां पर बोलेंगे कि बिग ऑफ हाइट के इक्वल है। उसको डायरेक्टली ना हम लॉग एन कहेंगे, उसको डायरेक्टली ना हम बिग ऑफ एन कहेंगे, हम उसे हाइट के बराबर कहेंगे। जो एवरेज केसेस में हाँ लॉग एन हो सकता है, वर्स्ट केसेस में हाँ बिग ऑफ एन हो सकता है, बट दिस इज द करेक्ट टर्म जिसको हमें यूज करना है। पर ओवरऑल हमें यह समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च ट्रीज ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू बाइनरी ट्रीज जब भी हमें सर्च करना होता है। तो बाइनरी सर्च ट्रीज मेक आवर सर्च मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसको हम हर एक बीएसटी के सवाल में, मतलब 98% 90% सवालों में यूज कर रहे होंगे, और ये स्ट्रैटेजी वही है जो हमने बाइनरी ट्रीज के अंदर यूज की थी। सिंपल सी चीज है कि बाइनरी ट्रीज के यूजुअली जो हम सवाल सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व करेंगे हम रिकर्जन की हेल्प से। तो मोस्टली सवालों में रिकर्जन यूज होगा। उसके अलावा हम अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हमें एक बाइनरी ट्री दिया है, मान लीजिए ट्री कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर काफी सारे हमारे नोड्स हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो चीज हमें इस रूट के लिए फाइंड आउट करनी है उसको पहले हम इस नोड के लिए फाइंड आउट कर लें। इस नोड के लिए फाइंड आउट करनी है तो पहले इसके चिल्ड्रन के लिए फाइंड आउट कर लें, तो मतलब इस सब ट्री के लिए फाइंड आउट कर लें। इसके लिए करनी है तो पहले इसके लिए कर लें, इसके लिए कर लें। तो पहले छोटी प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करेंगे, यानी सब ट्रीज के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर फाइनली अपनी रूट के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कोई वैल्यू दे देगा, तो उसको हम लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू प्लस राइट सब ट्री की वैल्यू प्लस सम वैल्यू एक्स, या लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का मैक्सिमम या इसका मिनिमम, इस तरीके के कुछ कुछ फॉर्मूले, कुछ कुछ लॉजिक लगाकर हम अपने सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। और तीसरा ये कि हम रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे अपने सब ट्रीज पर। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है इनको कैसे सॉल्व करना है, पहले अपने सब ट्री से सॉल्व करवा लेंगे, लेफ्ट सब ट्री से, फिर राइट सब ट्री से, फिर रिकर्सिवली जब ये दोनों वापस वैल्यू दे देंगे तो हमें मिल जाएगी, और हमें मिल जाएगी तो हम अपने ऊपर किसी पेरेंट को वापस रिटर्न कर देंगे अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज वैल्यू। तो इस तरीके का लॉजिकल जो माइंडसेट है वो हमें बनाकर रखना है कि रिकर्जन मोस्टली यूज कर रहे होंगे, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होंगे, और सब ट्रीज को हम पहले कॉल लगाकर फिर अपने रूट के लिए सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने पहले कोड की तरफ। हमें कोड करना है टू बिल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री। हमें कुछ कुछ वैल्यूज दी होंगी, इन वैल्यूज से हमें अपने बीएसटी को बनाना है। अब
ये वैल्यूज हमें गिवन है और एक BST को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नोड को बार बार बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करेंगे ताकि वो सही पोजीशन पे पहुंच जाए। कैसे? शुरुआत में हम पिकअप करेंगे दिस नोड 5 को पिकअप करेंगे और एक रूट हम शुरू में ही ले लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे नल वैल्यू के साथ। शुरू में हमारी रूट की वैल्यू नल है। अब सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो करना है कि 5 के लिए हम ट्री को बिल्ड करना शुरू करेंगे। अगर हमारी रूट शुरुआत में नल है तो सबसे सिंपल तरीका है इसको इंसर्ट करने का कि अपनी नई नोड बनाओ जिसमें वैल्यू 5 डाल दें और इसी को हम रूट डिक्लेयर कर दें। कैसे करेंगे? अपनी एक नई नोड बना ली हमने जिसके अंदर इंसर्ट किया 5 और 5 को हमने बना दिया रूट। तो ये रूट जो है इस 5 नोड की तरफ पॉइंट करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे 1 की तरफ। हम जैसे ही 1 पर आए अब हमें 1 को इस ट्री के अंदर, इस BST के अंदर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले उसको कंपेयर कर लेंगे 5 के साथ। 5 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब लेफ्ट सब ट्री में जाकर हमें 1 को इंसर्ट करना है। 1 को कर देंगे यहां पर इंसर्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे 3 के पास। 3 को यहां पर कंपेयर करेंगे तो 3 इज लेस देन 5, तो मतलब लेफ्ट में आ गया। अब 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में 1 के राइट सब ट्री के अंदर 3 को इंसर्ट करेंगे। तो 3 को हम बना देंगे 1 का राइट चाइल्ड, क्योंकि 1 के राइट चाइल्ड में अभी नल है। उसके बाद आएंगे 4 पर। 4 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। 4 इज लेस देन 5 बट 4 इज ग्रेटर देन 1। अब उसको 3 के साथ कंपेयर करेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3, तो मतलब 4 आएगा 3 के राइट सब ट्री में। तो 4 को हम कर देंगे यहां पर इंसर्ट। उसके बाद आ जाएंगे 2 पर। 2 इज लेस देन 5, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज लेस देन 3। लेस देन 3 है मतलब लेफ्ट सब ट्री में आना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड खाली है तो 2 को इंसर्ट कर देंगे हम यहां पर। अब आएंगे 7 की तरफ। 7 का कंपैरिजन आएगा 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इस केस में क्या होगा, 5 के राइट सब ट्री के अंदर हम 7 को कर रहे होंगे इंसर्ट। तो हमारा जो फाइनल ट्री आएगा, हमारा फाइनल ट्री कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ऊपर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 3, 2, 4 एंड राइट चाइल्ड में हमारे पास आएगा 7। अब इस ट्री का अगर हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करें तो उसको एक बार करके देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल के लिए सबसे पहले हम 5 से आएंगे 1 पर, 1 से आएंगे उसके लेफ्ट चाइल्ड पर जो कि है नल, तो 1 को हम प्रिंट करवा देंगे। फिर 1 से जाएंगे राइट चाइल्ड की तरफ। 3 के बाद 2 आएगा तो 2 पहले प्रिंट होगा, वापस से 3 पर जाएंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर जाएंगे 4 पर तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से बैक ट्रैक करते हुए हम 1 से 5 पर आ जाएंगे तो फिर 5 प्रिंट होगा एंड 5 से उसके राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे यानी 7। तो अगर हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल को भी देखें तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्टेड ट्रिवर्सल। तो हमने अप्रोच को क्या फॉलो किया, हर बार हमने अपने नए नोड को उठाया, मतलब यहां पर हम एक लूप लगा सकते हैं अपनी वैल्यूज एरे पर और हर एक एक वैल्यू को उठाकर हम क्या करेंगे, उसको अपने BST में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट करने की क्या अप्रोच रहेगी, इंसर्ट करने की ये अप्रोच रहेगी कि अगर हमारी जो वैल्यूज ऑफ आई है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन रूट की वैल्यू हो जाता है तो उस केस में हम उसे इंसर्ट करेंगे राइट सब ट्री के अंदर। अगर ये वैल्यू ऑफ आई लेस देन रूट हो जाता है तो उस केस में उसको हम इंसर्ट करेंगे लेफ्ट सब ट्री के अंदर। इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। डुप्लीकेट्स का हमें अभी ख्याल नहीं रखना क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास है नहीं अपने BST डेफिनेशन के अंदर। कोड हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया अपनी एक पब्लिक क्लास BST। अब मेन फंक्शन के अंदर अपना वैल्यूज एरे बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं अपनी नोड का। अब BST के अंदर जो नोड का स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम है बाइनरी ट्री की तरह, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज जब भी आती है तो उसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तो हम अपनी स्टैटिक क्लास नोड डिफाइन कर लेंगे जिसके अंदर 3 वैल्यूज होने वाली है, हमारा डेटा, उसके साथ में हमारा लेफ्ट सब ट्री का नोड एंड राइट सब ट्री का नोड। साथ के साथ एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास आएगा हमारा डेटा। तो दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड लेफ्ट एंड राइट सब ट्री हमारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नल है। अब मेन फंक्शन के अंदर वैल्यूज के साथ साथ एक और नोड डिफाइन कर लेते हैं रूट, जिसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे हम नल के साथ। और अगर एक इंसर्ट फंक्शन बनाएं, पब्लिक स्टैटिक नोड इंसर्ट, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारी BST के अंदर हमारी नोड को इंसर्ट करेगा और रिटर्न भी एक नोड टाइप का वैल्यू करेगा। ये नोड टाइप का वैल्यू क्या है, ये है हमारी रूट। फाइनली क्या करेगा, जिस भी
हम सब ट्री के अंदर घुस रहे होंगे, उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस होंगे, तो उन चेंजेस के बाद वो सब ट्री कैसा दिखेगा वो हम नोड को रिटर्न करके रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। अगर लेफ्ट सब ट्री में चेंज हुआ है तो वो लेफ्ट सब ट्री का नोड जो होगा वो वापस से आके अटैच हो जाएगा, तो वो चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में ये जो इंसर्ट फंक्शन है क्या रिटर्न करेगा, ये रूट ही रिटर्न करेगा। तो यहां पर अपनी कंडीशंस हम लिख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि अगर रूट की वैल्यू नल है, यहाँ पे पैरामीटर्स में हमारे पास एक तो रूट आने वाली है, एक आने वाली है हमारी नई वैल्यू। तो रूट अगर ऑलरेडी नल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नया नोड क्रिएट करेंगे और उसको बना देंगे अपने बीएसटी का रूट। तो रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, जिसमें पास कर देंगे अपनी वैल्यू को, और यहां से हम रिटर्न करने वाले अपना रूट। डायरेक्टली हम यहाँ पे भी रिटर्न लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हम रूट में ही स्टोर कराने वाले हैं, बट अभी के लिए मतलब फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग इतना हमें समझ में आ गया, नई नोड क्रिएट कर दी, उसको हमने रूट बना दिया और रूट को ही हमने फंक्शन से कर दिया है रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है, अगर रूट नल नहीं है, तो उस केस में हमें सही पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सही पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। पहला कंपैरिजन ये हो सकता है कि रूट का जो डेटा है दैट इज ग्रेटर देन आर वैल्यू, तो उस केस में हमें लेफ्ट सब ट्री के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट को कॉल लगाएंगे रूट के लेफ्ट के लिए और उसमें पास कर देंगे अपनी वैल्यू। अब ये जो इंसर्ट लेफ्ट है तो वो लेफ्ट सब ट्री के अंदर हमारी नोड को इंसर्ट करके हमें वापस से लेफ्ट सब ट्री का एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, जिसको हम रूट डॉट लेफ्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरा केस हमारा ये है जब हम राइट सब ट्री के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, राइट सब ट्री। तो इस केस में रूट डॉट राइट इंसर्ट एंड वैल्यू। तो अब रूट के राइट सब ट्री के अंदर इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू और वो फाइनली स्टोर हो जाएगी आकर रूट के राइट पॉइंटर की तरफ। एंड इस फंक्शन से हम एंड में रिटर्न कर देंगे अपनी रूट को। तो ये तीनों केसेस हमने हैंडल कर दिया एंड फाइनली ये फंक्शन अपनी रूट को उसके सारे चेंजेस के साथ रिटर्न कर देता है। मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक एक करके हमें ट्रवर्स करना है एरे के वैल्यूज को और हमें बार बार इंसर्ट करवाना है उन वैल्यूज को अपने बीएसटी के अंदर। तो एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो रूट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट एंड वैल्यूज में हम भेजेंगे वैल्यूज ऑफ आई। अब वेरीफाई कैसे करें कि हमारा सही बीएसटी फॉर्म हुआ है नहीं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल को हम प्रिंट करवा लेते हैं। एक फंक्शन बना लेंगे इन ऑर्डर जिसमें पास कर देंगे अपनी रूट और देखेंगे कि क्या जो हमारी रूट का इन ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट होता है हमारे पूरे बीएसटी का वो एक सॉर्टेड ऑर्डर है या नहीं है। तो फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के अंदर पास करेंगे अपनी रूट को। इन ऑर्डर हमें पता ही है कैसा होता है, सबसे पहले कॉल करेंगे इन ऑर्डर फॉर रूट का लेफ्ट, उसके बाद करवाएंगे प्रिंट रूट का डेटा, उसके बाद कॉल करेंगे इन ऑर्डर फॉर रूट का राइट। बेस केस रख लेते हैं कि अगर रूट किसी भी पॉइंट पर हमारी नल हो जाती है तो उस केस में सिंपली हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न। ये इन ऑर्डर के लिए कोड लिख लिया है हमने, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले इंसर्ट कर लिया वैल्यूज को बीएसटी में, फिर इन ऑर्डर प्रिंट करवाया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो हमारे लिए प्रिंट हुआ एक सॉर्टेड ट्रावर्सल 1 2 3 4 5 एंड 7। तो हमारा बीएसटी बिल्कुल सही क्रिएट हुआ है, सही उसमें नोड्स इंसर्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपके लिए छोटा सा होमवर्क प्रॉब्लम ये है कि 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे जो नोड्स हैं उनको एक बीएसटी में खुद से पहले फॉर्म करने की कोशिश करनी है। उसके बाद उसको क्रिएट करने के लिए वैल्यूज एरे में हमारी जो वैल्यूज हैं उनको चेंज करना है और उनका फिर एक बार इन ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट करवा कर आपको देखना है। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्री। हमने काफ़ी बेसिक तो समझ ही लिया है कि नॉर्मल बाइनरी ट्री के अंदर बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक बीएसटी के अंदर
बिग ऑफ एच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और टेक्निक को समझेंगे कि एक्चुअली सर्च करना कैसे है। सबसे पहले है हमारे पास हमारी की विच इज़ इक्वल टू 1। 1 के लिए हमें सर्च करना है और हम कुछ कुछ रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे जब भी हम सर्च करते हैं। ऑल्दो उन रूल्स को हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें हिंट काफ़ी सारे मिल चुके हैं। सबसे पहले हमें सर्च करना है 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, रूट को कंपेयर करेंगे अपनी की के साथ। इस केस में हमारी जो रूट है दैट इज ग्रेटर देन की। तो हमें पता है कि रूट अगर की से बड़ी हो गई तो की अब उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर ही मिल सकती है। तो यहां पे हमारी कंडीशन आ जाती है गो टू लेफ्ट सब ट्री। तो हम 8 से जाएंगे 5 पर, 5 से दोबारा से कंपेयर करेंगे की इज इक्वल टू 1 को, तो दोबारा से इसी कंडीशन पर हम आ जाएंगे, कंडीशन 1। तो दोबारा से लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे, 3 को दोबारा कंपेयर करेंगे 1 से, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, दोबारा से लेफ्ट सब ट्री के अंदर। यहाँ पे आ गए हम फाइनली। तो क्या हुआ, हमारी की हमारे रूट से मैच कर गई, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ट्रू हमने रिटर्न किया, तो यहाँ से एक बार अगर हमें की मिल गई तो डायरेक्टली हमें पेरेंट को बस ट्रू ट्रू रिटर्न करते जाना है, हमें दोबारा सर्च की कॉल नहीं लगानी। तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, यहाँ से ट्रू, एंड फाइनली हमारी ट्री का रूट हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा। एक और केस कंसिडर करते हैं। दूसरे केस में हम दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस बार जो हमारी की है दैट इज इक्वल टू 11। 11 के लिए हमें क्या करना है, 8 से सबसे पहले 11 को कंपेयर करेंगे। तो हमारा 11 जो है वो 8 से बड़ा है। ये केस बनता है रूट इज लेस देन की का। जब रूट इज लेस देन की तो इस केस में हमें कहां जाना है, इस केस में हम जाएंगे अपने राइट सब ट्री की तरफ। तो हम आ गए 8 से 10 पर, 10 को दोबारा 11 से कंपेयर करेंगे, दोबारा से हमें राइट में जाना होगा। राइट में आ गए तो हम आ गए 11 पर, 11 से दोबारा 11 को कंपेयर करेंगे, तो इस बार हमें अपनी की मिल गई है। जैसे ही की मिल जाएगी यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू, हमारा पेरेंट भी रिटर्न करेगा ट्रू, हमारा ग्रैंड पेरेंट भी रिटर्न कर देगा ट्रू। तो एक और केस, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, जहां भी हमें रूट इक्वल टू की मिल जाए उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू। अब एक ऐसा केस भी आ सकता है जिसमें हम नल नोड पर आ गए। मान लीजिए सर्च करते करते हमें सर्च करना है की इज इक्वल टू 7 के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में की तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, पर प्रोसेस कैसा रहेगा, सबसे पहले कंपेयर करेंगे 8 के साथ। 8 इज ग्रेटर देन 7, तो उस केस में हम जाएंगे लेफ्ट सब ट्री की तरफ। लेफ्ट में आ गए 5 पर पहुंचे, 5 इज लेस देन 7, तो इस केस में जाएंगे राइट सब ट्री की तरफ, तो 6 पर पहुंच गए। 6 इज ऑल्सो लेस देन 7, तो इस केस में जाएंगे 6 के राइट सब ट्री की तरफ। 6 के राइट सब ट्री में हम एनकाउंटर करेंगे नल को। जैसे ही नल आ गया, मतलब यहाँ पर तो कोई की हमें मिलने नहीं वाली, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू। तो एक छोटा सा हल्का सा केस और आ जाता है यहाँ पर, अगर हमारी रूट किसी भी पॉइंट पर नल हो गई तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। तो यहां पर 6 के पास फॉल्स रिटर्न हुआ, यहां पर हम गए वापस से फॉल्स रिटर्न किया, यहां पर वापस से फॉल्स रिटर्न किया, एंड 8 हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये हमारी की इज इक्वल टू 7 हमारी ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिंपल से क्या बने, 4 केसेस बने जिनको हमने एनालाइज कर लिया है। इन्हीं चारों केसेस को हम एक रिकर्सिव फैशन में लिखेंगे और सर्च कर लेंगे अपनी की के लिए। अब यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो उसके लिए हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि बिग ऑफ एच क्यों होगी, क्योंकि वर्स्ट केस में हमें एक ट्री की रूट से लेकर उसके लीफ तक ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो वो रूट से लेकर लीफ तक का जो पाथ होता है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री, और ये हाइट वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन हो सकती है एक्सक्यूट ट्री के केस में, और जब बैलेंस ट्री होगा तो उस केस में लॉग एन हो सकती है। तो काफ़ी वेरिड रेंज है डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितनी नोड्स है, किस तरीके से हमारा बीएसटी फॉर्म हुआ है। अब लिखते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्च का कोड। सर्च करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक। फंक्शन का रिटर्न टाइप रखेंगे हम बूलियन, इसको नाम देंगे सर्च। सर्च के अंदर हमारे पास है हमारी रूट नोड एंड उसके अलावा एक वैल्यू या की जिसके लिए हम सर्च करना चाहते हैं। अब अपने केसेस को एक एक करके मेंशन करेंगे। किसी भी पॉइंट पर अगर हमारी रूट नल हो जाती है तो मतलब वहां पर तो हमारी की एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो यहां से हम रिटर्न कर देंगे नल, सॉरी यहां से हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। दूसरा हमारा केस आएगा जिस केस में हमारी रूट हमारी की के इक्वल हो जाती है। ऐसा अगर कहीं भी केस आए जिसमें रूट का डेटा इक्वल टू की, तो यहाँ हमें मिल गई अपनी वैल्यू, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे हम ट्रू।
तीसरा केस आता है जिस केस में हमें लेफ्ट सब ट्री के अंदर सर्च करना है। तो इफ रूट का डेटा इज ग्रेटर देन की, उस केस में हम सर्च करने वाले हैं रूट के लेफ्ट में और वहां हम की को कर देंगे पास। तो रूट का लेफ्ट जो भी हमें रिटर्न करके देगा कि रूट के लेफ्ट सब ट्री के अंदर की मिली या नहीं मिली। अगर मिल गई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिली तो लेफ्ट सब ट्री क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जो भी वो रिटर्न करेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और हम उसको अपने पेरेंट को सेंड कर देंगे एज आवर आंसर। तो यहां से डायरेक्टली लिख देंगे रिटर्न। लेफ्ट सब ट्री के अंदर मिलती है या नहीं मिलती वो डिपेंडिंग अपॉन ट्रू एंड फॉल्स, उसको हम करने वाले हैं रिटर्न। चौथा केस हमारा आता है जब राइट सब ट्री के अंदर हम सर्च करेंगे तो रूट के राइट में की अगर मिलती है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं मिलती तो फॉल्स रिटर्न होगा। जो भी रिटर्न होगा उसको हम डायरेक्टली कर देंगे अपने पेरेंट को रिटर्न। तो ये 4 कंडीशंस हमने डिस्कस की थी और यही चारों लिखनी है हमें सर्च में। इसको कर लेते हैं सेव। अब अपने मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे सर्च की तरफ। सर्च रूट, सबसे पहले सर्च करेंगे 1 के लिए। अगर मिल जाता है तो उस केस में हम लिखेंगे फाउंड, नहीं तो हम लिखने वाले हैं नॉट फाउंड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। 1 मिल गया है हमें। अब यहीं पर अगर हम 7 को ढूंढने की कोशिश करें तो वो भी हमें मिल गया है। पर ये जो हमने ट्री बनाया था 1 2 3 4 5 7, इसके अंदर अगर मैं 6 को ढूंढने की कोशिश करूं तो 6 हमारे BST के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पर आएगा नॉट फाउंड। और इस सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमें याद रखना है बिग ऑफ H। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं BST के अंदर, विच इज हाउ टू डिलीट अ नोड। ये जो नोड को हमने इंसर्ट करना सीख लिया है, सर्च करना सीख लिया है, पर इसको डिलीट करना और भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिलीट करने का जो फंक्शन होता है या डिलीट करने का जो कोड होता है उसको इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं। एडोबी के अंदर कुछ इंटरव्यूज में इसको पूछा गया है एंड इनफैक्ट थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है समझने में, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझ लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्री बनाएंगे BST तो हमें डिलीट करना आना चाहिए, इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है। इस पर्सपेक्टिव से हम इसको सीखने वाले हैं। तो जब भी हमें किसी भी नोड को डिलीट करना होता है एक BST के अंदर, जैसे हमें ये वाले BST का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो 3 केसेस आते हैं जिस तरीके से हमारा नोड एग्जिस्ट कर सकता है। मान लेते हैं कि पहला केस आएगा, हमें एक ऐसा नोड डिलीट करना है जो एक लीफ नोड है, मतलब जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। जैसे 4 एक लीफ नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, 1 एक लीफ नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, 14 एक लीफ नोड है। इनको डिलीट करना होगा तो अलग प्रोसेस रहेगा। दूसरा केस आएगा सिंगल चाइल्ड का, जैसे 11 एक सिंगल चाइल्ड के साथ आता है, 10 का एक सिंगल चाइल्ड है, मतलब इसका सिर्फ राइट सब ट्री है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर 10 11 को अगर हमें डिलीट करना होता तो उसके अंदर हम केस 2 का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है हमारा केस 3। केस 3 के अंदर वो नोड्स आती है जिनके दोनों चिल्ड्रन हैं, जैसे हमारी नोड 8 या हमारी नोड 5 या हमारी नोड 3। तो ऐसी नोड्स आएंगी तो हम केस 3 का इस्तेमाल करेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन द केस अलग अलग प्रोसेस रहता है नोड्स को डिलीट करने का, पर इन तीनों नोड्स को डिलीट करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम उस नोड को सर्च कर लें। तो शुरुआत में तो हम सर्च करते हैं उस नोड के लिए जिसको हमें डिलीट करना है, उसके बाद हम उस नोड को डिलीट करते हैं यूजिंग जो भी केस के अंदर वो लाई करता है। सर्च करने का प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता ही है कि अगर मुझे 4 को डिलीट करना है तो सबसे पहले 4 को सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से मैं 4 को कंपेयर करूंगी तो फिर लेफ्ट सब ट्री में, 5 से दोबारा 4 को कंपेयर करूंगी तो दोबारा लेफ्ट सब ट्री में, 3 से 4 को कंपेयर करूंगी तो राइट सब ट्री में, एंड फाइनली मैं 4 तक पहुंच जाऊंगी। अब मेरा काम होगा डिलीट करना, उससे पहले हमें सर्च का कोड लिखना पड़ेगा। अब डिलीट करने के लिए केस 1 अगर हम देखें, केस 1 है लीफ नोड का, तो के लिए 2 स्टेप्स हमारे लगते हैं। पहला होता है टू डिलीट नोड, दूसरा होता है रिटर्न नल टू द पेरेंट। जैसे इंसर्ट करते टाइम हम रिटर्न करते रहते हैं अपने नोड को, वैसे डिलीट करते टाइम भी हम अपने नोड को रिटर्न करते रहते हैं। तो अगर सिंपली मैं यहां पर रिटर्न कर दूं नल वैल्यू को, तो 3 क्या करेगा, अपने राइट सब ट्री को नल से अटैच कर लेगा, तो ये नोड ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा कौन, हमारा गार्बेज कलेक्टर। तो केस 1 के लिए लीफ नोड को डिलीट करने के लिए मुझे सिंपली लीफ नोड के पेरेंट को एक नल वैल्यू रिटर्न करनी है, जिसको लीफ नोड का पेरेंट अपना लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री बना लेगा और ऑटोमेटिकली हमारा लीफ नोड हो जाएगा डिलीट।
सेकंड केस आता है हमारे सिंगल चाइल्ड का। सिंगल चाइल्ड के लिए कुछ नहीं करना, रिप्लेस द नोड विद चाइल्ड नोड। जैसे इस केस के अंदर अगर मैं इस 10 वाले ब्रांच को हटा दूं और 8 को डायरेक्टली अटैच कर दूं 11 के साथ, तो क्या होगा, इस ट्री में 10 ऑटोमेटिकली हट जाएगा और 8 का राइट सब ट्री से जब हमें ट्रेवर्स करना होगा तो 8 से डायरेक्टली हम ट्रैवल कर रहे होंगे 11 की तरफ। तो जब भी सिंगल चाइल्ड होता है तो उस चाइल्ड को अटैच कर देंगे अपने पेरेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये सब ट्री है जिसके अंदर आया 4, 3, 5 एंड 6 और मुझे अगर डिलीट करना है 5 को, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 4 का लेफ्ट सब ट्री वैसे का वैसा रहेगा, 4 को मैं कनेक्ट कर दूंगी 6 के साथ, तो यहां पर आ जाएगा मेरी जगह 6 एंड 5 जो नोड है वो हो जाएगा डिलीट। वहीं अगर मेरे पास एक सिंगल लेफ्ट चाइल्ड होता जैसे कि 4, 3, 2, 5, यहां पर अगर मुझे 3 को डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने का प्रोसेस क्या रहता कि मैं 3 को हटाकर डायरेक्टली 4 को 2 के साथ अटैच कर दूं ताकि मेरा BST कुछ ऐसा दिखे। तो केस 2 में कुछ नहीं करना, हमारा जो सिंगल चाइल्ड है उसको अपने पेरेंट के साथ हमें कर देना है अटैच। अब ये जो सिंगल चाइल्ड है ये अपने आप में पूरा एक सब ट्री भी हो सकता है, लेफ्ट सब ट्री हो सकता है या फिर हमारा राइट सब ट्री हो सकता है। फिर आता है हमारा केस 3। अब केस 3 सबसे स्पेशल है, इसको काफ़ी हमें ध्यान से पढ़ना है। केस 3 के लिए हमारा पहला स्टेप होगा टू फाइंड आउट द इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, जब भी हम किसी भी ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालते हैं, जैसे इस ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 एंड 14। इसमें अगर हमें नोड नंबर 5 को डिलीट करना है तो 5 नोड हमारी आती है यहाँ पर, तो 5 से जो भी अगले वाला नोड होगा वो 5 का होगा इन ऑर्डर सक्सेसर। तो यहाँ पर ये जो 6 नोड है ये बन जाएगा इसका इन ऑर्डर सक्सेसर। तो सबसे पहले हमें इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढकर निकालना होता है। क्यों निकालना है इसको ढूंढकर, क्योंकि जब भी हम BST से किसी भी नोड को डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो ट्री सारी BST की प्रॉपर्टीज को डिलीट होने के बाद भी फॉलो करे। तो ये जो BST की प्रॉपर्टी है कि इन ऑर्डर सीक्वेंस सॉर्टेड रहना चाहिए। इसमें नेक्स्ट नोड क्या होगा, 5 को हटाकर नेक्स्ट नोड हमारा 6 ही होने वाला है, तो हम इंश्योर करेंगे कि 4 के बाद इन ऑर्डर सक्सेसर 6 ही आ रहा हो। तो सबसे पहले इन ऑर्डर सक्सेसर को हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे ही हमने इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढ लिया, मतलब 6 को ढूंढ लिया, उसके बाद अपने जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू से। यानी यहाँ पर 5 को हटाकर यहाँ पर 6 को हम कर देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा टू डिलीट द इन ऑर्डर सक्सेसर। डिलीट कर देंगे इस 6 को अपने ट्री के अंदर से। तो 6 की वैल्यू को हम ऑलरेडी यहाँ पर ले आए, इस ट्री को हम डिलीट कर देंगे। अब इस नए ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस अगर हम निकालें तो वो हमारे पास निकल कर आएगा 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 एंड 14 के इक्वल। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि ये जो 5 नोड हमें डिलीट करना था ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया और 5 को ट्री के अंदर रिप्लेस कर लिया है उसके इन ऑर्डर सक्सेसर ने। अब ये जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है बाय डिफॉल्ट एक BST का अगर हम इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो आएगा हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। इन ऑर्डर सक्सेसर इन BST क्या आएगा, लेफ्ट मोस्ट नोड इन राइट सब ट्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर किसी भी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी BST के अंदर जिसमें मान लीजिए बहुत सारे नोड्स हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नोड हैं और इस नोड का मुझे इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना है, तो ये ट्री कुछ ऐसा होगा कि इसके राइट साइड में जितने भी नोड्स होंगे ना उन सब की वैल्यू इस रूट नोड से बड़ी होगी। उस रूट नोड से बड़ी होगी तो राइट सब ट्री से मुझे मिनिमम वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है जो कि मेरे इन ऑर्डर सीक्वेंस में यानी सॉर्टेड सीक्वेंस में मेरे बाद आती होगी। और वो सबसे मिनिमम वैल्यू राइट सब ट्री की कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी लेफ्ट मोस्ट नोड में। यहाँ पर अगर मैं कुछ वैल्यूज लिखने की कोशिश करूं तो मेरी वैल्यूज यहाँ हो सकती हैं 10, 20, 15, 18, 14, 13। यहाँ पर मेरे पास हो सकता है 25, 21, 28।
तो अगर मुझे 10 का इनऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है तो मैं आ जाऊंगी यहाँ पर। अब जब तक मैं लेफ्ट जाती जाऊंगी, जब तक मेरे पास लेफ्ट मोस्ट नोड नहीं आ जाता। लेफ्ट मोस्ट नोड वो होगा जिसका अपना खुद का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो 13 मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड हो जाएगा, और इस केस में 10 के लिए इनऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू हो जाएगी 13। तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है कि हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर जब भी हमें बीएसटी में फाइंड आउट करना है किसी भी नोड के लिए जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, वो हमेशा होगा लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू होने वाली है हमारे राइट सब ट्री के अंदर। इसके अलावा एक और चीज कि इन ऑर्डर सक्सेसर हमेशा 0 या 1 चाइल्ड लेकर ही आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट नोड है तो उसका अपना लेफ्ट चाइल्ड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो या तो उसके 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो एक लीफ नोड हो सकता है, जैसे यहाँ 13 एक लीफ नोड है, या फिर उसका एक राइट चाइल्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 6 के बाद एक और कोई वैल्यू होती, मान लीजिए 7 होता, तो यहाँ क्या होता, 6 हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर बन जाता, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट नोड है और 7 इसका राइट चाइल्ड है, तो 7 इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं होता, 6 ही होता। तो इन ऑर्डर सक्सेसर को जब भी हम डिलीट करने का कॉल लगाएंगे तो या तो वो केस 1 से डिलीट होगा या वो केस 2 से डिलीट होगा। हल्का सा समराइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक बात की है। बात हमने ये की है कि सबसे पहले फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, इस केस में 6। कैसे फाइंड आउट करना है? मिनिमम नोड इन द राइट सब ट्री। हमें पता चल गया कैसे, एक लूप चला देंगे, जब तक लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नहीं आ जाता तब तक वो लूप चलता रहेगा, वहां से हम अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा है अपने नोड की वैल्यू जिसको हमें डिलीट करना है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू से। तीसरा है फाइनली इन ऑर्डर सक्सेसर वाली जो नोड है उसको हम कर देंगे डिलीट। बहुत सिंपल प्रोसेस है और ये केस 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझने में हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा हमें रिवाइंड कर लेना है, दोबारा से बहुत धीरे धीरे पूरी कहानी को समझना है। इनफैक्ट अपने 1-2 एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है जिन पर अपना केस 3 अप्लाई करता है। तो अब डिलीट करने के लिए हम कोड लिखने वाले हैं। कोड को लिखने से पहले अपनी वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं, मतलब सेम ट्री के ऊपर कोड रन करेंगे जिसके बारे में हमने अभी एग्जांपल लिया है। अपना फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक नोड डिलीट। डिलीट के अंदर हम पास करेंगे अपनी रूट एंड वो वैल्यू जिसको हमें करना है डिलीट। सबसे पहले हमें उस नोड को सर्च करना पड़ेगा जिसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो अगर हमारा रूट का डेटा इज लेस देन आर वैल्यू तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें जाना है राइट सब ट्री की तरफ, क्योंकि वैल्यू अगर बड़ी है रूट के डेटा से तो हमें जिस वैल्यू को डिलीट करना है वो राइट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो रूट डॉट राइट इज इक्वल टू डिलीट रूट डॉट राइट एंड वैल्यू। तो राइट सब ट्री के अंदर जाकर डिलीट कर देंगे, वहां से जैसा भी चेंज राइट सब ट्री हमें मिलेगा उसको अपने राइट पॉइंटर के अंदर अपडेट कर देंगे। दूसरा केस हो सकता है रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन हमारी वैल्यू, तो उस केस में लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और लेफ्ट सब ट्री को कर देंगे अपडेट, डिलीट रूट डॉट लेफ्ट एंड वैल्यू। तीसरा हमारा केस है जिसमें हमारा रूट का डेटा ही हमारी वैल्यू के इक्वल है, तो दिस इज आवर वॉइला केस, मतलब जहां पर जाकर हमें वो की मिल गई है, वो वैल्यू मिल गई है, वो नोड मिल गई है जिसको हमें डिलीट करना है। यहां हम अपने केसेस देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है केस 1 विच इज लीफ नोड। तो अगर रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल है एंड रूट का राइट इक्वल टू नल है, दोनों लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नल है, तो इस केस में एक लीफ नोड है। लीफ नोड को अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे? सिंपली यहां से रिटर्न कर देंगे नल। लीफ के पेरेंट को नल रिटर्न कर दिया तो वो अपने सब ट्री के अंदर क्या स्टोर करा लेगा? नल स्टोर करा लेगा। तो ये जो नोड थी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा केस 2। केस 2 था सिंगल चाइल्ड का। सिंगल चाइल्ड में क्या करना है? चेक कर लेंगे कि अगर रूट का लेफ्ट नल इक्वल हो जाता है, अब दोनों तो नल के इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि लीफ नोड वाला केस ऊपर कवर हो चुका है, तो अगर रूट का लेफ्ट नल है तो मतलब रूट का राइट नॉट नल है, तो उस केस में रिटर्न कर देंगे अपने चाइल्ड नोड को, तो यहां से रिटर्न कर देंगे रूट के राइट को। यहीं पर दूसरा केस ये होगा कि अगर रूट का राइट नल के इक्वल है
उस केस में क्या करेंगे, उस केस में रिटर्न कर देंगे रूट के लेफ्ट को, क्योंकि अपने सिंगल चाइल्ड को हमें रिटर्न करना है, पेरेंट को, तो बीच वाली जो लेयर होगी वो अपने आप हट जाएगी। तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे रूट को, रूट के लेफ्ट को। अब आता है हमारे पास केस 3। केस 3 क्या था? केस 3 था जिसमें हमारे पास बोथ चिल्ड्रन है, मतलब रूट का लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता है, राइट भी एग्जिस्ट करता है। इस केस में क्या करना है, सबसे पहले इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड आउट करना है। हम अज्यूम कर लेते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड आउट करने के लिए कोई फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इन ऑर्डर फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर नाम का कोई फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहां से हम क्या कर लेंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड आउट कर लेंगे। और कहां से फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे अपने राइट सब ट्री के अंदर से, क्योंकि हमें पता है इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। तो रूट डॉट राइट से इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट हो गया। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, मतलब रूट का जो डेटा है उसको बना देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर का डेटा, और डिलीट कॉल कर देंगे अपने रूट डॉट राइट में इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए। तो अब रूट अपने राइट सब ट्री से इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट कर देंगे, और रूट का जब राइट सब ट्री अपडेट हो जाएगा तो उसको अपने पॉइंटर के अंदर भी कर देंगे अपडेट, एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे अपनी रूट को। तो यहां से क्या किया, इन ऑर्डर सक्सेसर को फाइंड आउट किया रूट के राइट सब ट्री से, वैल्यू को कर दिया रिप्लेस, एंड उसके बाद राइट सब ट्री के अंदर जाके इन ऑर्डर सक्सेसर वाली नोड को कर दिया डिलीट। बहुत बार मैं इन ऑर्डर सक्सेसर बोल रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब एक वही यूटिलिटी फंक्शन बना लेते हैं, फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, पब्लिक स्टैटिक नोड फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर, जिसमें आएगा नोड रूट। कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली एक लूप हमें चला लेना है, जब तक हमारे रूट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। रूट का लेफ्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक रूट इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट जाते जाएंगे जब तक नल नहीं हो जाता लेफ्ट नोड, तो लेफ्ट मोस्ट नोड तक पहुंच जाएंगे, एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे अपना रूट। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है, रूट अगर खुद नल हुआ तो वो वाला केस कैसे हैंडल कर रहा होगा यहाँ पे। तो रूट नल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूट को के नल होने वाला, मतलब ये रूट डॉट राइट नल हो जाए, वो वाला केस हम यहाँ ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। तो हमेशा इस फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर में इस केस में एक ऐसा रूट जाएगा जिसकी वैल्यू हमेशा नॉट नल होगी। तो वो वाली चीज़, वो वाला स्पेशल केस हमें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वो स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में सवाल आए, मतलब हम एक्चुअली सोच रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है हमारा डिलीट के लिए। इन ऑर्डर सक्सेसर का हमने यूटिलिटी फंक्शन भी लिख लिया है। अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जाकर हमने नॉर्मल इन ऑर्डर सीक्वेंस तो प्रिंट करवा लिया है, अब डिलीट करेंगे नोड को। सबसे पहले 1 को डिलीट करने वाले हैं, तो रूट के अंदर स्टोर करा लेंगे एंड इन ऑर्डर ऑफ रूट। 1 का केस है हमारे लीफ नोड का, तो अब देखेंगे 1 यहाँ से डिलीट हो गया। यहीं पर अगर मैं डिलीट करवाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिलीट करवाना है 10 को, यानी केस 2, तो इस केस में मेरे लिए 10 भी डिलीट हो जाएगा इन ऑर्डर सीक्वेंस से। और अब मुझे डिलीट करवाना है अगर 5 के लिए, जिसमें केस 3 आ जाएगा, तो इस केस में 5 भी डिलीट हो जाएगा यूजिंग इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, और 5 की जगह ले लेगा हमारे सीक्वेंस में 6। तो इस तरीके से डिलीशन होता है बीएसटी के अंदर हर एक सिंगल नोड का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है प्रिंट इन रेंज। हमें क्या दिया हुआ है, एक रेंज ऑफ नंबर्स दी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास K1, सेकंड नंबर है K2, मतलब 5 से लेकर 12 की रेंज में जितने भी नंबर्स हमारे बीएसटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम प्रिंट करवाने वाले हैं। इसको ध्यान से देखें तो 5 और 12 के बीच में इंक्लूडिंग 5 एंड 12 क्या क्या एग्जिस्ट करता है। पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा हमारे पास 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 8, फिर आ जाएगा 10 एंड फिर आ जाएगा हमारे पास 11। अब इनको प्रिंट करवाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर स्टेप पे हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या हमारा रूट हमारी रेंज के बीच में लाई करता है। अगर 8 की वैल्यू हमारे रूट से, मतलब 8 अगर K1 एंड K2 के बीच में लाई करता है, तो मतलब कुछ वैल्यूज हमारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर होंगी, कुछ वैल्यूज हमारे राइट सब ट्री के अंदर होंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रूट की वैल्यू, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं कि अगर हमारा रूट
K1 से बड़ा है या उसके इक्वल है और K2 से छोटा है या उसके इक्वल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये होगा हमारा केस 1। इस केस में हम लेफ्ट सब ट्री के अंदर भी जा रहे होंगे और राइट सब ट्री के अंदर से भी वैल्यूज प्रिंट करवा रहे होंगे। दूसरा आ जाता है हमारा केस 2। केस 2 वो है जिसमें रूट की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन K2 की वैल्यू, मतलब जो लार्जेस्ट होगा, K2 से भी बड़ा है हमारा रूट, तो सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी सिर्फ राइट सब ट्री में। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कॉल लगानी है राइट सब ट्री के लिए। इसके अलावा आ जाता है केस 3। केस 3 वो होगा जिसमें रूट की वैल्यू K1 से भी कम होगी, मतलब जो मिनिमम है उससे भी कम है रूट की वैल्यू, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ लेफ्ट सब ट्री वाला कॉल। इसको एक बार देख लेते हैं ये कैसे चलेगा। शुरुआत में क्या है, शुरुआत में हमारा यहाँ पर इन्वोक होगा केस 1। केस 1 यानी 8 हमारा 5 और 12 दोनों के बीच में लाई करता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कॉल सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल लगाएंगे, फिर खुद को रूट को प्रिंट करवा देंगे, फिर राइट सब ट्री के लिए हम कॉल लगाएंगे। तो लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल लगाई, हम आ गए 5 पर। 5 किससे कंपेयर होगा, 5 कंपेयर होगा 5 और 12 से। तो 5 और 12 से जब कंपेयर हुआ, इस केस में लेफ्ट सब ट्री से तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, हम आ जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर 6 को हम कंपेयर करेंगे 5 और 12 के साथ, तो ये बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम 5 को प्रिंट करवाने के बाद प्रिंट करवा देंगे अपने 6 को। 6 से वापस से 5 पर जाएंगे, 5 से वापस से हम जाएंगे 8 पर। 8 पर जाकर 8 को प्रिंट करवा देंगे। अब राइट सब ट्री में चेक करेंगे, 10 के साथ कंपैरिजन करेंगे 5 और 12 का, तो ये रेंज में लाई करेगा, तो 10 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद प्रिंट करवाने वाले हैं हम 11 को। तो इसके लिए हम कोड लिखकर देख लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट इन रेंज। प्रिंट इन रेंज के अंदर पास करेंगे अपनी रूट, उसके अलावा अपना K1 एंड K2। सबसे पहले कंपैरिजन क्या आएगा, सबसे पहले कंपैरिजन आएगा कि अगर हमारे रूट का जो डेटा है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू K1 एंड रूट का जो डेटा है दैट इज लेस देन इक्वल टू K2। इस केस में हम पहले तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर प्रिंट करवा देंगे वैल्यूज को, फिर अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम रेंज के बीच में लाई करते हैं तो मुझे तो प्रिंट करना पड़ेगा अपनी वैल्यू को। तो रूट का डेटा, फिर राइट सब ट्री की वैल्यूज को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट इन रेंज रूट का राइट। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि रूट के सिर्फ लेफ्ट सब ट्री में चीजें लाई करती हूँ, तो रूट का जो डेटा है दैट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन K1। इस केस में प्रिंट इन रेंज रूट का लेफ्ट। और तीसरा केस है जिसमें सिर्फ राइट सब ट्री में वैल्यूज लाई करेंगी, तो प्रिंट इन रेंज रूट का राइट। अब इसमें बेस केस ये हो सकता है कि जैसे ही अगर हमारी रूट जो है वो नल के इक्वल है तो वहां से हमें सिंपली रिटर्न कर जाना है, वहां से कुछ प्रिंट नहीं करवाना। तो ये प्रिंट इन रेंज के लिए हमने कोड लिख लिया है। मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपनी रेंज 5 से लेकर 12 तक के सारे नोट्स। तो 5, 6, 8, 10 एंड 11 हमारे लिए हो जाएगा प्रिंट, जो कि 5 और 12 की रेंज में लाई करते हैं। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन की हम बात करेंगे इसका नाम है रूट टू लीफ पाथ्स। मतलब एक ट्री की BST की रूट से लेकर उसके लीफ तक जितने भी पाथ हैं हमें वो सारे के सारे पाथ्स को प्रिंट करना है। सबसे पहले एनालाइज करते हैं क्या क्या पाथ्स हैं। रूट है हमारी 8, तो 8 से हम शुरू करेंगे। 8 से सबसे पहला पाथ जो है वो जाता है 5 से लेकर 3 तक, तो 8, 5 एंड 3। दूसरा पाथ है वो जाता है 8, 5 एंड 6 तक, तो 8, 5 एंड 6। तीसरा पाथ जाता है 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 11, 11 से लेकर 14, तो 8, 10, 11 एंड 14। ये 3 पाथ लाई करते हैं रूट से लेकर लीफ तक। अब इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी कि रूट से लेकर हम सारे के सारे लीफ तक ट्रैवल करें और जिस भी नोड तक हम ट्रैवल करते जा रहे हैं उसको अपने पाथ में हम ऐड करते जाएं। सबसे पहले तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा जिसको हम यूज़ करेंगे अपने पाथ को स्टोर करने के लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं एक एरे लिस्ट को। एक एरे लिस्ट ले लेंगे, इस एरे लिस्ट का नाम हम रखेंगे पाथ। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर हम अपना पाथ स्टोर करने वाले हैं।
एरे लिस्ट को ही चूज क्यों किया हमने यहाँ पर? क्योंकि हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें से हम एलिमेंट्स को डिलीट भी कर पाए, उसमें हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर पाए, क्योंकि हमारा पाथ चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम नए लीफ तक पहुंचते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, शुरुआत में तो जिस भी नोड पर हम जाएंगे सबसे पहला स्टेप होगा कि उस नोड को ऐड कर लेना अपने पाथ में। ऐड नोड टू पाथ। तो हम शुरू करेंगे 8 के साथ, अपने रूट के साथ। तो 8 को हम ऐड कर लेंगे अपने पाथ के अंदर। उसके बाद जाएंगे लेफ्ट सब ट्री की तरफ। तो सेकंड स्टेप होगा टू ट्रैवल द लेफ्ट सब ट्री। तो 8 के लेफ्ट सब ट्री में हम जाएंगे, पहुंच गए 5 पर, तो 5 को भी पाथ में ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से 5 के लिए भी सेम चीजें, 5 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, पहुंच गए 3 पर, तो 3 को भी हम अपने पाथ में ऐड कर देंगे। जैसे ही हमें पता चला कि हम लीफ पर पहुंच गए हैं, मतलब वो केस आया लीफ वाला केस, तो वैसे हम क्या करेंगे, प्रिंट पाथ। तो लीफ पर पहुंच गए हैं तो पाथ को प्रिंट करवा देंगे। पाथ को कैसे प्रिंट करवाएंगे, पहले प्रिंट करवा देंगे 8 को, तो 8 आ गया, फिर प्रिंट करवाएंगे 5 को, तो 5 आ गया, फिर प्रिंट करवा देंगे 3 को, तो 3 आ गया। तो हमारे लिए पाथ 1 प्रिंट हो जाएगा। तो पाथ कैसे प्रिंट हुआ, हमारा जो पाथ एरे लिस्ट है उसको शुरू से लेकर एंड तक हम ट्रवर्स कर लेंगे और अपने पूरे पाथ को हम करवा देंगे प्रिंट। इसके बाद हम बैक ट्रैक करने वाले हैं, मतलब वापस से लीफ से लेकर ऊपर उसके पेरेंट तक जाएंगे। और जैसे ही हम 3 से वापस 5 की तरफ जाएंगे, ये है हमारा बैक ट्रैकिंग का स्टेप, यानी वापस जाने का स्टेप। इसमें हम रिमूव कर देंगे एरे लिस्ट से, क्योंकि अब 3 वाला पाथ, 3 वाला नोड तो हम ट्रैवल कर चुके हैं, अब वापस 3 से जा रहे हैं, तो 3 को हम डिलीट कर देंगे एरे लिस्ट से। तो यहां से हटा देंगे पाथ में से 3 को। अब हम वापस 5 पर आ गए हैं। 5 से हम जाने वाले हैं अब इसके राइट सब ट्री की तरफ। तो लेफ्ट सब ट्री जैसे ही पूरा ट्रैवल हो जाए, नेक्स्ट स्टेप होगा राइट सब ट्री की तरफ जाना। राइट सब ट्री में 6 पर आ गए, 6 को हम अपने पाथ में ऐड कर लेंगे। 6 को पाथ में ऐड कर दिया। अब डिस्कवर किया कि 6 भी एक लीफ नोड है। 6 भी लीफ नोड है, तो हम अपने पाथ को करवा देंगे प्रिंट। तो हम क्या किसके प्रिंट करवाएंगे, 8 को, फिर अपने 5 को, फिर अपने 6 को। तो ये पाथ 2 हमारे लिए प्रिंट हो गया। उसके बाद 6 से वापस से बैक ट्रैक करते हुए ऊपर जाएंगे 5 की तरफ, तो 6 को हटा देंगे अपने पाथ से। 5 से भी बैक ट्रैक करेंगे ऊपर की तरफ, तो 5 को भी हटा देंगे अपने पाथ से। अब वापस से आ गए हैं हम 8 पर। 8 पर जैसे ही आ गए, अब 8 के लिए क्या करना है, 8 के लेफ्ट सब ट्री को तो हम पूरा ट्रैवल कर चुके हैं, अब बारी है 8 के राइट सब ट्री की, यानी स्टेप 3 की। तो 8 के राइट सब ट्री में 10 पर जाएंगे, तो 10 को पाथ में ऐड कर देंगे। 10 के भी राइट सब ट्री में जाएंगे तो 11 को पाथ में ऐड कर देंगे। 11 के भी राइट सब ट्री में जाएंगे तो 14 को पाथ में ऐड कर देंगे। जैसे ही 14 आया, यानी एक लीफ नोड आया, अब क्या करेंगे, पाथ को प्रिंट करवा देंगे। कैसे प्रिंट करवाएंगे, पहले प्रिंट करवाएंगे 8, फिर 10, फिर हमारा 11, फिर हमारा 14। ये प्रिंट हो गया हमारा पाथ 3। अब बैक ट्रैक करते जाएंगे, जैसे ही जैसे बैक ट्रैक करेंगे वैसे वैसे अपने नोड्स को करते जाएंगे डिलीट अपने पाथ से। फाइनली ऊपर तक जैसे ही हम पहुंचेंगे 8 पर, 8 से भी हम ऊपर की तरफ बैक ट्रैक करेंगे तो 8 भी डिलीट हो जाएगा एंड लास्ट में हमारा पाथ हो जाएगा एम्प्टी। तो क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, स्टेप्स बहुत आसान थे। स्टेप्स बिल्कुल आप देखेंगे तो प्री ऑर्डर ट्रवर्सल जैसे थे। सबसे पहले तो अपनी नोड को ऐड कर लेना है, फिर लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवल करना है, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवल करना है, और फिर नोड को रिमूव कर लेना है जैसे ही वहां से बैक ट्रैक करेंगे। जैसे ही लीफ पर पहुंच गए, ये बेस केस है, जैसे ही लीफ पर पहुंच गए वैसे ही प्रिंट कर देंगे अपने पाथ को। तो इस पूरे के पूरे प्री ऑर्डर ट्रवर्सल जैसे कोड को हमें लिखना है। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट रूट टू लीफ। यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे होंगे हमारी रूट एंड उसके अलावा एक एरे लिस्ट ले लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, जिसको नाम देंगे पाथ। ये रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया अपना एरे लिस्ट वाला पैकेज, यूटिलिटी पैकेज, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.util.all। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारा जो करंट रूट है, करंट नोड है, उसको अपने पाथ में ऐड कर लेना। तो path.add root डॉट डेटा। सेकेंड स्टेप होगा लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितने भी लीफ हैं उन तक पहुंचना। तो हम कॉल करेंगे प्रिंट रूट टू लीफ फॉर लेफ्ट सब ट्री। उसके बाद कॉल करेंगे प्रिंट रूट टू लीफ फॉर राइट सब ट्री।
अब ऐड कर दिया, लेफ्ट सब ट्री के लिए प्रिंट कर दिया, राइट सब ट्री के लिए प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो पाथ से रिमूव करने के लिए या तो हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या हम वो इंडेक्स पास कर सकते हैं जिसको हमें डिलीट करना है। अब हमें पता है पाथ के अंदर जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ था वो हम ही थे, वो हमारी रूट ही थी। लेफ्ट सब ट्री से हम अज्यूम करेंगे जितनी भी चीजें ऐड हुई होंगी वो रिमूव भी हो गई होंगी, राइट सब ट्री में भी जितने भी नोड्स ऐड हुए होंगे वो रिमूव भी हो गए होंगे। तो हमारा जो रूट नोड है, रूट नोड का डेटा है वो लास्ट हमारे इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पास कर देंगे पाथ डॉट साइज -1 और यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। अब बेस केस कैसे हैंडल होगा, बेस केस यानी वो वाला केस जिसमें अगर हमारे रूट का लेफ्ट भी नल है, मतलब हम लीफ नोड पर हैं, एंड हमारे रूट का राइट भी नल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रिंट कर देंगे पाथ को। तो एक यूटिलिटी फंक्शन बना लेंगे प्रिंट पाथ, इसे मान लेते हैं ऊपर ये बना हुआ होगा। और एक और बेस केस आएगा यहाँ पर, एक और कंडीशन कि अगर रूट किसी भी पॉइंट पर नल हो जाता है, मान लीजिए हमने नल नोड के लिए कॉल कर दिया, तो वहां से सिंपली कर जाएंगे हम रिटर्न। ये प्रिंट पाथ फंक्शन हम बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट पाथ। इसमें आएगा हमारे पास हमारी एरे लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेंगे, path dot get I। तो ये पूरा का पूरा पाथ हमने प्रिंट कर लिया है। इनफैक्ट यहां एक एरो लगा लेते हैं, ये n मैंने नल को दिखाने के लिए यूज किया है। तो प्रिंट रूट टू लीफ में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स पाथ में ऐड होते चले जाएंगे, जैसे ही लीफ तक आएंगे हम पाथ को कर देंगे प्रिंट। फिर कॉज लगाएंगे लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के लिए, एंड उसके बाद फाइनली रिमूव कर देंगे अपने पाथ से अपने करंट रूट को। तो मेन फंक्शन से कॉल लगाते हैं प्रिंट रूट टू लीफ के लिए, और यहां पास कर देंगे एक नया एरे लिस्ट। तो चारों पाथ हमारे ट्री के लिए प्रिंट हो गए हैं। ये ट्री हमारा पुराने वाला ट्री है। अगर नए वाले ट्री को हमें, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया है, इसके लिए अगर हमें पाथ प्रिंट करने हैं तो हमारे लिए 3 पाथ आएंगे, 8, 5, 3, 8, 5, 6 एंड 8, 10, 11 एंड 14। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है वैलिडेट BST। बहुत फेमस सवाल है, स्नैपडील, अमेजॉन, फेसबुक एंड और भी बहुत सारी कंपनीज में आ चुका है। इस सवाल में हमें क्या करना है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक BST दिया होगा और हमें पता करना है कि क्या वो एक वैलिड BST है या नहीं है। वैलिड BST यानी बाइनरी सर्च ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को हर एक सिंगल नोड क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो एक वैलिड BST है या फिर बस BST जैसा दिख रहा है और एक्चुअली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है इसको सॉल्व करने के लिए वो ये आती है कि रूट को कंपेयर कर लें कि क्या वो लेफ्ट नोड से बड़ा है, एंड रूट को कंपेयर कर लें कि क्या वो राइट नोड से छोटा है। और अगर ये सारे के सारे सबके लिए पॉसिबल हो रहा है तो फिर उस केस में हमारे पास एक वैलिड जो BST है वो आ जाएगा। पर ये अप्रोच हमारे कौन से केस में फेल होती है, ये ऐसे केस में फेल होती है जिसमें हमारी रूट नोड 3 है, फिर हम 2 and 1 के साथ कुछ कंपैरिजंस कर रहे हैं, और राइट सब ट्री में हमारे पास 5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इस अप्रोच को हम फॉलो करें तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 को 2 से कंपेयर करेंगे बड़ा है, 3 को 5 से कंपेयर करेंगे छोटा है, तो ये टिक हो गया। फिर 2 को 1 से कंपेयर करेंगे छोटा है, 2 को 4 से कंपेयर करेंगे बड़ा है, तो ये भी टिक हो गया। ये तो लीफ नोड्स हैं तो ऑलरेडी टिक्ड है, एंड 5 भी टिक्ड है। तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए ये हमारा एक वैलिड BST आ जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली एक वैलिड BST नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नोड 4 है वो 3 से बड़ी है, पर कहाँ लाई कर रही है, 3 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर लाई कर रही है, जो कि BST की प्रॉपर्टी इसके खिलाफ है। सारी की सारी लेफ्ट सब ट्री की नोड्स हमारे रूट नोड से छोटी होनी चाहिए। तो ये जो नोड है
इसको एक्चुअली यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको हमारे रूट के राइट सब ट्री के अंदर होना चाहिए। तो सिर्फ अपने इमीडिएट लेफ्ट चाइल्ड या इमीडिएट राइट चाइल्ड से कंपैरिजंस करना काफ़ी नहीं है, हमें पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री और पूरे के पूरे राइट सब ट्री को कंपेयर करना पड़ेगा। और उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो उसके लिए आती है हमारी अप्रोच 2। अब अप्रोच 2 से पहले एक बहुत सिंपल अप्रोच है जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वो अप्रोच ये है कि किसी भी बीएसटी को देखना है कि वो वैलिड है या नहीं, तो उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल लो। इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर सॉर्टेड आ गया तो वो हमारा एक वैलिड बीएसटी हो जाएगा। जैसे इस ट्री के लिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता? इस ट्री के लिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है 1 2 4 3 एंड 5, जो कि सॉर्टेड नहीं है। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल को सॉर्टेड कैसे देखेंगे? हर की के लिए देख लेंगे कि उससे अगले वाली वैल्यू क्या उससे बड़ी है। अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज होते ही चले जा रही हैं, पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो मतलब हमारा जो ट्री है बीएसटी है वो वैलिड है। तो ये तो होता है पहला तरीका वैलिडिटी चेक करने का। इसके अलावा दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री का जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और राइट सब ट्री का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हर एक सिंगल नोड के लिए। ये हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेम एग्जाम्पल लूँ पुराने वाला जिसमें हमारे पास 3 था, फिर 2 था, फिर 1, फिर 4, फिर 5। मेरा काम क्या है? अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना और राइट सब ट्री के लिए उसका मिनिमम वैल्यू निकालना। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर भी कह सकते हैं, मतलब मुझसे जो पहले आएगा, प्रेडिसेसर शायद यही स्पेलिंग होती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इस मिनिमम वैल्यू को हम इन ऑर्डर सक्सेसर भी कह सकते हैं, जिसकी हमने अभी बात की। तो मिनिमम वैल्यू इन द राइट सब ट्री एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री। इस वैल्यू के साथ मुझे एक्चुअली अपने रूट नोड को कंपेयर करना है, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड की वैल्यू के साथ नहीं। मेरे मैक्सिमम इन द लेफ्ट सब ट्री एंड मिनिमम इन द राइट सब ट्री के साथ कंपैरिजन जब होगा रूट का, हर एक सिंगल लेवल के लिए, हर एक सिंगल रूट के लिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस केस में मेरा बाइनरी सर्च ट्री एक वैलिड बीएसटी होता है। तो उसके लिए क्या करना है? चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज लेस देन नोड एंड मिनिमम वैल्यू इन राइट सब ट्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन नोड। मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट सब ट्री की अगर रूट नोड से हमारी कम हो गई तो मतलब बाकी सारी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, एंड मिनिमम वैल्यू इन द राइट सब ट्री अगर बड़ी हो गई तो बाकी सारी तो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें कोड लिखना है। अब ये जो वैल्यूज हैं इसको हम इस तरीके से कोड लिखेंगे कि इनको निकालने के लिए हमें एक स्पेशल फंक्शन ना लिखना पड़े, इनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें अपनी कॉल्स के साथ। तो हम क्या करेंगे? एक बहुत सिंपल सी अप्रोच को हम यूज करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें यहाँ पर आ जाता है 5, यहाँ पर आ जाता है हमारे लिए 3, यहाँ पे आ जाता है 1, here we have 4, here we have 6, यहाँ पे आ जाता है 7। अब हम हर नोड के लिए ये देख लेंगे कि उस नोड की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू किस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए। अब हमें पता है कि अगर ये हमारी रूट नोड है तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर, मतलब इस सब ट्री के अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो -∞ से लेकर हमारे 5 से स्मॉल रहनी चाहिए, और राइट सब ट्री की अगर बात करें तो सारी की सारी वैल्यूज हमारी इन्फिनिटी से लेकर 5 के बीच में रहनी चाहिए। मतलब वैल्यू सबको 5 से बड़ा होना कंपलसरी है, यहाँ पे वैल्यू सबको 5 से छोटा होना कंपलसरी है। अगर हम मान लीजिए इस सब ट्री का एग्जाम्पल लें, इस 4 का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो 4 के लिए जो वैल्यू है उसका ग्रेटर देन 3, मतलब अपने रूट के अगर राइट में एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रेटर देन 3 होना जरूरी है और लेस देन 5 होना जरूरी है, क्योंकि ये 4 5 के लेफ्ट सब ट्री में लाई करता है। तो यहाँ पर जो भी नोड्स हो सकते हैं इस सब ट्री में, उन सब की वैल्यू 5 और 3 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो हर नोड के लिए हमें पहले से ही पता होता है कि क्या उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ हम 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे, एक होगा हमारा मिनिमम, एक होगा हमारा मैक्सिमम, और दोनों को इनिशियलाइज करेंगे हम नल वैल्यू के साथ। नल वैल्यू का मतलब है कि इन्फिनिटी को हम टेंड कर रहे हैं। तो मिनिमम यहाँ पे हो सकता है हमारा नल और मैक्सिमम भी नल। क्यों? क्योंकि 5 के लिए कोई लिमिट ही नहीं है, 5 पूरे ट्री का रूट है तो 5 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब सबसे पहले 5 के लेफ्ट सब ट्री को हम इनिशियलाइज करेंगे। 3 के लिए जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज इक्वल टू नल, और जो मैक्सिमम हो सकती है दैट इज इक्वल टू 5। क्यों 5? क्योंकि 3 5 के लेफ्ट सब ट्री में लाई करता है। तो जब भी हम लेफ्ट सब ट्री की बात करेंगे, लेफ्ट सब ट्री की जब भी कॉल्स लगाएंगे, तो उसमें हमारा मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है,
जो हमारा पहले मिनिमम था, पर हमारा जो मैक्सिमम है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द रूट। तो रूट जो हमारा पेरेंट था उससे हमें हमेशा छोटा होना पड़ेगा अगर हम उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर लाई करते हैं। तो यहीं पे अगर हम 1 की बात करें तो 1 का जो मिनिमम है वो कुछ भी हो सकता है, पर 1 का मैक्सिमम हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि 3 1 का पेरेंट है, तो 1 की वैल्यू 3 से हमेशा स्मॉल ही होनी चाहिए। यहीं पर अगर हम राइट सब ट्री के अंदर चले जाएं, अब 4 की अगर बात करें तो 4 के लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी रूट के इक्वल, मतलब 3 के इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है पहले से ही जो कि होनी चाहिए 5। ये चेंज कैसे आया? क्योंकि अब हम राइट सब ट्री के अंदर आ गए, तो राइट सब ट्री के अंदर कंडीशन ये हो जाएगी, राइट सब ट्री के अंदर जो मिनिमम रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा हमारे रूट के इक्वल या हमारे पेरेंट के इक्वल, और जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम पहले से जो मैक्सिमम चला आ रहा होगा उसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ऊपर वाले के लिए 5 था तो इसके लिए भी 5 होगा, और लेफ्ट सब ट्री के अंदर इसके लिए मैक्सिमम नल था 3 के लिए, तो 1 के लिए भी नल होगा। अब यहीं पर राइट सब ट्री के अंदर बात करें तो 6 के लिए मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए इन्फिनिटी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। पेरेंट के लिए जो मैक्सिमम है वही राइट सब ट्री में राइट चाइल्ड के लिए मैक्सिमम होगा। 7 की बात करें तो 7 के लिए मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए कुछ भी हो सकती है। तो जैसे जैसे हम चाइल्ड की तरफ ट्रवर्स करते जाएंगे वैसे वैसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम को अपडेट करेंगे। अगर हमारा जो रूट नोड है, अगर हमारा जिस भी नोड को हम एनालाइज कर रहे हैं वो हमारी लिमिट के अंदर लाए करता है, तो मतलब हमारा जो बीएसटी है वो एक वैलिड बीएसटी है। जहां पर भी ये मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट वायलेट हो गई वहां पर हमारा बीएसटी इनवैलिडेट हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक कोड लिखकर देख लेते हैं। कोड के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज वैलिड बीएसटी। इज वैलिड बीएसटी के अंदर अपनी रूट पास करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा बाइनरी सर्च ट्री एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। शुरुआत में रूट के साथ साथ क्या होगा हमारे पास, एक होगा नोड हमारे पास मिनिमम का, एक होगा नोड हमारे पास मैक्सिमम का। शुरुआत में ये मिनिमम नल है और ये मैक्सिमम भी हमारा नल है। अब कुछ कुछ कंडीशंस चेक कर लेते हैं। अगर हमारे रूट की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी रूट अगर नल है, तो एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसके अंदर नोड ही नहीं है वो तो ऑब्वियसली एक वैलिड बीएसटी होगा। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब हमें क्या करने, कंपैरिजंस करने। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो मिनिमम है दैट इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट नल मिनिमम है, और हमारा रूट का डेटा हमारे मिनिमम के डेटा से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है, उस केस में क्या करना है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इस कंडीशन को उल्टा होना चाहिए, इसको होना चाहिए लेस देन या इक्वल टू। तो मिनिमम जो डेटा था उससे हमारा रूट नोड लेस देन या इक्वल टू हो गया, वहीं पर हमारा जो बीएसटी है वो इनवैलिड हो गया। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू नल एंड हमारे जो रूट का डेटा है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम का भी डेटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमारे पास एक इनवैलिड बीएसटी होगा। पर अगर हमारा करंट रूट दोनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दोनों हम सब ट्रीज के लिए एनालाइज करेंगे। लेफ्ट सब ट्री की सारी नोड्स को एनालाइज करेंगे, राइट सब ट्री की सारी नोड्स को एनालाइज करेंगे। अगर दोनों हमें ट्रू रिटर्न करते हैं तो फिर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो यहाँ पे हम रिटर्न करने वाले हैं, पहले चेक कर लेंगे इज वैलिड बीएसटी फॉर रूट का लेफ्ट। रूट के लेफ्ट में हम मिनिमम क्या पास करेंगे, जो मिनिमम हमारे लिए मैक्सिमम हो जाएगा रूट, एंड इज वैलिड बीएसटी फॉर रूट का राइट। अब रूट के राइट के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो हमारा करंट मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी चल रहा है। तो अगर ये दोनों ही ट्रू रिटर्न कर देंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो किसी भी एक सब ट्री से इनवैलिड हमें पता चल गया बीएसटी है तो पूरा का पूरा बीएसटी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा बीएसटी एक वैलिड बीएसटी है या नहीं है। अब ऑलरेडी जो हमने ट्री बनाया हुआ था वो एक वैलिड बीएसटी था, उसके लिए प्रिंट करवा लेते हैं इफ इज वैलिड बीएसटी। शुरू में पास करेंगे हम नल नोड्स, तो यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे वैलिड, एल्स नॉट वैलिड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन।
यहीं पर अगर हम एक ऐसा ट्री बना दें जो हम यहाँ से तो नहीं बना सकते, पर इंसर्ट की कंडीशंस को हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, या इंसर्ट की जगह हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 1 1। तो इस केस में क्या हुआ, 1 1 1 यानी नॉट वैलिड बीएसटी, क्योंकि डुप्लीकेट्स नोड अलाउड नहीं है, तो एक इनवैलिड बीएसटी हमारे लिए हो जाएगा। इसको एक बार हल्का सा हम ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। ड्राई रन करने के लिए 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारा वैलिड बीएसटी का। इस केस में क्या होगा, एक होगा हमारा मिनिमम जो कि नल है, एक होगा हमारा मैक्सिमम जो कि नल है। अब यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री के लिए हम चेक करेंगे अगर, तो मिनिमम वैल्यू नल हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। 3 तो पास कर देगा सारे टेस्ट को। 3 का लेफ्ट सब ट्री क्या करेगा, मिनिमम इसके लिए हो जाएगा नल, मैक्सिमम इसके लिए हो जाएगा 3। तो ये हमारा एक वैलिड बीएसटी बन जाएगा, ऊपर रिटर्न करेगा ट्रू। 3 के लिए क्या करेंगे, अब राइट को कॉल लगाएंगे। राइट के लिए मिनिमम हमारे पास आएगा 3, मैक्सिमम हमारे पास आने वाला है 5, तो ये भी एक वैलिड बीएसटी हो जाएगा और ऊपर रिटर्न करेगा ट्रू। दोनों तरफ से ट्रू आया है तो हमारा 3 भी ऊपर रिटर्न करेगा ट्रू। 5 के पास लेफ्ट सब ट्री से ट्रू आया है तो राइट सब ट्री को कॉल जाएगी। मिनिमम यहाँ पर हो जाएगा 5, मैक्सिमम हो जाएगा नल। अब मिनिमम जो है उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 8 वैलिड सब ट्री है, ऊपर भी रिटर्न करेगा ट्रू, दोनों तरफ ट्रू आया तो 5 भी रिटर्न करेगा ट्रू। वहीं पर अगर एक इनवैलिड का केस अगर हम देखें, ये इनवैलिड का केस है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम हमारे पास है नल, मैक्सिमम है नल, तो हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाएंगे। मिनिमम यहाँ पर हो जाएगा नल, मैक्सिमम हो जाएगा 3। फिर से इसके लेफ्ट सब ट्री में मिनिमम यहाँ पर हो जाएगा नल, मैक्सिमम हो जाएगा 2। तो 1 सारी कंडीशंस को पास कर देगा और यहाँ पर रिटर्न करेगा ट्रू। और जैसे ही हम 2 से अब हम 4 पर जाएंगे तो 4 पर मिनिमम होने वाला है 2, मैक्सिमम होने वाला है 3। अब 4 क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो 4 को रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। लेफ्ट सब ट्री से ट्रू आया, राइट सब ट्री से फॉल्स आया, तो अब 2 को फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि राइट सब ट्री वैलिड बीएसटी नहीं है। जैसे ही लेफ्ट सब ट्री से हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर आ गया, वैसे ही 3 क्या करेगा, फॉल्स को रिटर्न कर देगा, तो ये एक इनवैलिड बीएसटी बन जाएगा। तो इस तरीके से ड्राई रन करके भी हम समझ सकते हैं कि हमारा कोड चलेगा कैसे। तो वैलिडेट बीएसटी का कोड आई होप हमें अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड बीएसटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब भी इंटरव्यूज़ की प्लेसमेंट की बात करते हैं, या अगर आप प्रैक्टिकल कुछ केसेस देखेंगे, खुद जाकर थोड़ा सा गूगल करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। आई होप कि बीएसटी हमें अच्छे से क्लियर है एंड इसको हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे, इसका नाम है टू मिरर अ बाइनरी सर्च ट्री। मुझे गिवन होगा एक बीएसटी और बीएसटी के साइड में मेरे पास एक मिरर गिवन होगा। अब मेरा बाइनरी सर्च ट्री इस मिरर के अंदर यानी एक आईने के अंदर जैसा दिखाई देता है, मुझे उसकी फॉर्म कन्वर्ट करके उसको वैसा ही बनाना है। जैसे अगर यहाँ ये एक मिरर लगा हुआ है तो बाइनरी सर्च ट्री में सबसे ऊपर वाली नोड तो ऊपर वाली मतलब रूट नोड तो सेम ही रहेगी, तो फाइनल ट्री के अंदर भी रूट नोड सेम रहेगी, पर जो ओरिजिनल बीएसटी का लेफ्ट सब ट्री होगा वो पूरा का पूरा फाइनल ट्री का राइट सब ट्री बन जाएगा, एंड जो ओरिजिनल का राइट सब ट्री होगा वो फाइनल का पूरा लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा। और ये सिर्फ सब ट्रीज यानी सिर्फ रूट नोड के लिए नहीं होगा, ये हर एक सिंगल नोड के लिए होगा। जैसे अगर यहाँ मैं 5 का एग्जाम्पल लूँ तो 5 अब राइट साइड में आ गया है मेरी रूट के, एंड ऑल्सो 5 का पहले लेफ्ट चाइल्ड 3 था लेकिन अब 5 का राइट चाइल्ड 3 बन गया है। पहले 6 5 का राइट चाइल्ड था और अब 6 5 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया है। तो इस तरीके से जो सारी चीजें मिरर से दूर की तरफ थी वो रिफ्लेक्शन में भी क्या करेंगी, दूर की तरफ आएंगी, और जो मिरर के पास की तरफ थी वो सारी की सारी लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगी यानी मिरर के पास की तरफ। तो मुझे अपने ओरिजिनल ट्री, ये होगा मेरा ओरिजिनल ट्री का रूट, और ये बन जाएगा मेरा वो रूट जिस ट्री में मैंने चेंजेस कर दिए। मुझे क्या करना है, मुझे सेम ट्री के अंदर चेंजेस करने हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे नया ट्री क्रिएट करना है या कोई और रूट 2 बनाना है, मुझे सेम रूट के अंदर चेंजेस करने हैं हर एक सिंगल नोड पर जाकर। तो बात करते हैं हम मिरर ऑफ अ बीएसटी को क्रिएट कैसे करते हैं। अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक गिवन नोड है, मान लेते हैं मेरे पास ये गिवन नोड है जिसके अंदर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मेरे पास है 2 और यहाँ पर मेरे पास है 8। अब अगर सिर्फ इन 3 नोड्स का मुझे मिरर इमेज चाहिए हो तो मैं क्या करूंगी,
मुझे हमेशा पता है कि अगर कोई बाइनरी सर्च ट्री है तो उसके अंदर मेरे पास रूट नोड सेम रहेगी। अगर बीच में मिरर आ भी जाता है तो मिरर की रिफ्लेक्शन में ऊपर वाली जो रूट नोड होती है ये तो सेम होती है, इसीलिए मैं क्या करूं, ऊपर वाली रूट नोड को तो मैं सेम रखूं। पर मिरर इमेज के अंदर अब जो मेरा पुराना लेफ्ट सब ट्री था, अब ये मेरा पूरा राइट सब ट्री बन जाएगा। मतलब पहले जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड था अब वो मेरा राइट चाइल्ड बन जाएगा। राइट चाइल्ड बन जाएगा तो 5 के राइट में जाकर मैं एक नोड क्रिएट कर दूंगी जिसके अंदर आ जाएगा मेरे पास 2। एंड जो पहले मेरा राइट चाइल्ड था अब वो मेरा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, यानी 5 के लेफ्ट में मैं एक नोड क्रिएट कर दूंगी जिसके अंदर स्टोर करवा देंगे हम 8। तो इस तरीके से बीएसटी की सारी कंडीशंस रिवर्स तो हो गई। जो फाइनल ट्री बनेगा वो बीएसटी की कंडीशंस को सैटिस्फाई नहीं करेगा, बट हाँ ये एक मिरर इमेज बन गया मेरे पास। तो अगर मुझे ऐसी नोड के लिए करना हुआ जिसमें एक सिंगल लेफ्ट चाइल्ड है, सिंगल राइट चाइल्ड है, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, अपने लेफ्ट चाइल्ड को मैं अपना राइट चाइल्ड बना लेती हूँ और अपने राइट चाइल्ड को मैं अपना लेफ्ट चाइल्ड बना लेती हूँ। अब एक और दूसरा केस अज्यूम करते हैं। अज्यूम करते हैं यहाँ पर ऊपर 5 है रूट की तरह, नीचे मेरे पास बड़ा सा एक और बीएसटी का स्ट्रक्चर है और राइट साइड में भी एक और मेरे पास स्ट्रक्चर है। क्या मैं कह सकती हूँ कि रिकर्सिवली अगर मैंने इतने पार्ट के लिए उसका मिरर इमेज निकाल लिया और रिकर्सिवली मैंने इतने पार्ट के लिए अपना मिरर इमेज निकाल लिया, तो फाइनल ट्री का मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ऊपर मेरे पास 5 वाली रूट आएगी, नीचे क्या आएगा, नीचे अगर ये मेरा पहले राइट सब ट्री था और ये मेरा पहले लेफ्ट सब ट्री था तो यहाँ पर मेरा राइट सब ट्री आ जाएगा। राइट सब ट्री यानी मेरी नोड्स कुछ ऐसी दिखेंगी और लेफ्ट सब ट्री यानी मेरी नोड्स अब कुछ ऐसी दिखेंगी। तो यहाँ पर राइट सब ट्री जो पहले राइट साइड में था, जो मैं मिरर इमेज जिसका कैलकुलेट कर चुकी थी, वो पूरा का पूरा अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो लेफ्ट सब ट्री था जिसका मिरर इमेज कैलकुलेट हो चुका था वो पूरा का पूरा उठकर मेरे राइट साइड में आ जाएगा। इसको कहने का मतलब है अगर मैं किसी भी रूट पर हूं या किसी भी नोड पर हूं, वहां पर मिरर इमेज क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपली जो मेरा पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री था पहले उसके लिए मिरर कैलकुलेट कर लो और पूरा का पूरा उठाकर राइट साइड में रख दो। फिर जो मेरा पूरा राइट सब ट्री था उसके लिए मिरर कैलकुलेट कर ले और पूरा उठाकर अपने लेफ्ट साइड में रख लें। तो हम रिकर्सिवली यही चीज करने वाले हैं। पहले रिकर्सिवली हम पूरे लेफ्ट सब ट्री को मिरर कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरे राइट सब ट्री का मिरर बनाएंगे। रिकर्जन में क्या होता है, हर एक लेवल पर हम फेथ रखते हैं कि हमने फेथ विश्वास रखा कि अगले वाला लेवल हमें करके दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटे वाले हिस्से कर सकते हैं तो बड़े वाले हिस्से ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। और हम छोटे हिस्से के लिए कोड लिखने वाले हैं, यानी अगर मैं किसी नोड पर खड़ी हूं और मेरे लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ने मिरर कैलकुलेट कर दिया, तो फिर मुझे अपना मिरर कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली बाय स्वैपिंग और बाय एक्सचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ माय लेफ्ट सब ट्री एंड माय राइट सब ट्री। इसके लिए एक बार हल्का सा हम सूडो कोड लिखकर देखते हैं। मान लेते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया मिरर नाम से जिसमें मैंने अपनी रूट को पास किया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे मिरर के लिए कॉल करना है रूट डॉट लेफ्ट के साथ, यानी मैं अपने लेफ्ट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट करती हूँ। फिर मैं क्या करूंगी, मिरर को कॉल कर दूंगी अपने रूट डॉट राइट के लिए, यानी फिर मैंने राइट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट कर दिया। अब एक बार जब मेरे पास दोनों का मिरर कैलकुलेट हो गया तो क्या कह सकती हूँ कि इनकी नोड्स भी मेरे पास आ जाएंगी। अगर मैं रिटर्न टाइप इसका नोड रखूँ तो मैं नोड्स को रिटर्न करवा सकती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा अब मेरा नया लेफ्ट सब ट्री, यहाँ पर आ जाएगा अब मेरा नया राइट सब ट्री। अब मुझे क्या करना है, अपने रूट के लेफ्ट को अब अगर मैं पॉइंट करवा दूं अपने राइट सब ट्री की तरफ और अपने रूट के राइट को अब मैं पॉइंट करवा दूं अपने लेफ्ट सब ट्री की तरफ, इन दोनों लाइनों को लिखने का मतलब है कि एक बार मैंने अपने लेफ्ट और अपने राइट को मिरर करा दिया। अब मेरे ट्री का लेफ्ट पॉइंट करेगा राइट की तरफ और ट्री का राइट पॉइंट करेगा लेफ्ट की तरफ। एग्जाम्पल एक देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक नोड है 5 के नीचे एक और सब ट्री है, यहां पर आ गया है 2, यहां पर आ गया है 3 और यहां पर एक और सब ट्री है जिसमें आ गया मेरे पास 8। सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मुझे अपने लेफ्ट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट करना है। लेफ्ट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट करना है यानी इस पार्ट का मुझे मिरर कैलकुलेट करना है। इस पार्ट का मिरर अज्यूम करते हैं मेरा रिकर्सिव फंक्शन मुझे अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। इस पार्ट का मिरर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें 2 ऊपर होगा 3 नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मिरर रख दूं तो ये मेरा 2 यहाँ पर आएगा और 3 आएगा मिरर के पास में, तो कुछ ऐसा मेरे पास कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। राइट सब ट्री का अगर मुझे मिरर कैलकुलेट करना है यानी इस पार्ट का, तो सिंगल नोड का मिरर तो क्या होता है, सिंगल नोड ही होती है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया अपने
राइट सब ट्री का मिरर। तो मैंने अपने लेफ्ट सब ट्री का भी मिरर कैलकुलेट कर लिया, राइट सब ट्री का भी मिरर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं रूट के लेफ्ट को पॉइंट करवा दूं अपने राइट सब ट्री की तरफ, यानी अब जो मेरा 5 है ये डायरेक्टली पॉइंट करेगा 8 की तरफ, क्योंकि 8 मेरा राइट सब ट्री है। 5 का लेफ्ट 8 बन जाएगा, यानी यहां से मेरा पुराना ट्री हटेगा और मैं अपने 8 को बना दूंगी अपना लेफ्ट सब ट्री। फिर क्या करूंगी, फिर मैं रूट के राइट में फिट कर दूंगी अपने लेफ्ट सब ट्री को, यानी ये मेरा लेफ्ट सब ट्री था जिसका मिरर फॉर्म हो चुका है, अब इसको मैं लगा दूंगी रूट के राइट सब ट्री में। तो यहां से रूट का राइट हट जाएगा एंड यहां पर डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास मेरा लेफ्ट सब ट्री। तो मेरा जो फाइनल ट्री बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें क्या हुआ, रिकर्सिवली मैंने अज्यूम किया, फेथ किया कि मेरा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जैसे ही मिरर हो जाता है तो मेरी ऊपर वाली पेरेंट नोड का मैं अपने आप मिरर कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, अपने रूट के लेफ्ट को मैं राइट सब ट्री से ज्वाइन कर दूंगी और रूट के राइट को मैं लेफ्ट सब ट्री से ज्वाइन कर दूंगी, यानी वैल्यूज को स्वैप कर दूंगी। और क्योंकि रिटर्न करनी होती है नोड, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगी फिर फाइनली अपनी रूट को। बेस केस ये हो जाएगा कि कभी भी अगर मेरे पास नल नोड आ जाती है तो नल नोड का तो कोई रिवर्स होता नहीं, तो यहां से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपनी नल नोड को। ये मेरा बेस केस हो सकता है। अब इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं अपने इस BST पर। सबसे पहले आएंगे हम 8 के पास, यानी अपनी रूट के पास। रूट क्या चाहेगी कि सबसे पहले हमने लेफ्ट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट कर लें, तो उसके बाद आएंगे हम 5 के पास। 5 भी चाहेगा सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट कर ले। फिर आएंगे 3 के पास, 3 चाहेगा सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री का मिरर कैलकुलेट कर ले। अब जब लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे यहाँ हमें नल मिलेगा। नल क्या करता है, उसका कोई रिवर्स, कोई मिरर, कोई हाइट, कुछ भी नहीं होता नल के पास, तो नल सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न कर देगा। नल ने यहाँ से नल रिटर्न कर दिया, यहाँ से भी नल रिटर्न होकर आ गया। अब 3 के लेफ्ट सब ट्री में नल आया है, राइट सब ट्री में नल आया है। अगर 3 नल नल को एक्सचेंज भी करता है तो दोनों वैल्यूज में नल ही रहेगा और 3 मेरा लीफ के बराबर ही होगा। तो लीफ नोड्स ये वैसे के वैसे रहेगी। अब लीफ नोड क्या करेगी, डायरेक्टली 5 को रिटर्न कर देगी अपनी वैल्यू, यानी अपनी नोड। एंड 6 क्या करेगा, 6 भी 5 को रिटर्न कर देगा अपनी वैल्यू, यानी अपनी नोड। अब 5 क्या करेगा, 5 के पास लेफ्ट सब ट्री में आया है 3 और राइट सब ट्री में आया है 6, तो 5 इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर देगा। तो यहां पर अगर मेरे पास मेरी 5 वाली नोड है तो 5 वाली नोड क्या करेगी, अपने लेफ्ट सब ट्री में अब ज्वाइन करवा लेगी अपने राइट सब ट्री की वैल्यू, यानी ये 6 अब राइट में था तो अब ये लेफ्ट में आ जाएगा और यहां पर ज्वाइन कर देगी अपने लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू यानी 3 को। अब 5 क्या रिटर्न करेगा, 5 ऊपर वाले लेवल को रिटर्न करेगा अपनी वैल्यू, यानी 8 को रिटर्न होकर जाएगी 5 वाली नोड। 5 वाली नोड रिटर्न होने का मतलब है कि पूरा का पूरा 5 वाली नोड तो आएगी एज रूट, उसका पूरा सब ट्री भी रिटर्न होकर जाता है। 8 ने अब क्या किया, 8 ने अपने लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच इज दिस, जो मिरर होकर आ गई है। अब 8 अपने राइट सब ट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने निकलेगा। 8 जाएगा पहले 10 के पास, 10 देखेगा लेफ्ट सब ट्री में तो नल है, तो वहां से तो कुछ मिरर नहीं होना। अब वो अपने राइट सब ट्री से पूछेगा, यानी 11 से, 11 भी लीफ नोड है, यहाँ पर भी कुछ मिरर नहीं होगा, तो 11 अपनी वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी अपने वाला नोड टू 10। 10 क्या करेगा, 10 अब अपना मिरर कैलकुलेट करेगा। 10 अपना मिरर कैलकुलेट करने के लिए स्वैप कर देगा लेफ्ट एंड राइट सब ट्री को, तो 10 के अब लेफ्ट में आ जाएगी 11 की वैल्यू और राइट में आ जाएगी नल वैल्यू। लेफ्ट में पहले नल था, राइट में 11 था, अब राइट में नल आ गया है, लेफ्ट में मेरे पास 11 आ गया है। अब 8 के पास 10 क्या करेगा, अपनी पूरी रूट एंड नोड को सेंड कर देगा, यानी 10 ने टोटल इस पूरे सब ट्री को सेंड किया है 8 के पास। 8 के पास अपना लेफ्ट सब ट्री भी आ गया, राइट सब ट्री भी आ गया। अब 8 इन दोनों को स्वैप करने वाला है, लेफ्ट से जो आया है 8 के पास उसको राइट में ज्वाइन कर देगा, यानी यहां पर अगर मेरी 8 वाली नोड है तो लेफ्ट से मेरे पास ये सब ट्री आया था, इसे अब हम ज्वाइन कर देंगे 8 के राइट में, तो कुछ इस तरीके से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो राइट से आया था यानी ये वाला सब ट्री, इसको हम ज्वाइन कर देंगे 8 के लेफ्ट में। तो इस पूरे सब ट्री को उठाकर हम ले आएंगे यहां पर, यानी 8 के लेफ्ट में, और ये ज्वाइन हो जाएगा। अब फाइनल ट्री को अगर हम एनालाइज करें तो ये इस इनिशियल ट्री का मिरर इमेज है। इसको देख भी सकते हैं हम, जैसे यहां पर अगर मैं मिरर के लिए एक लाइन खींच दूं तो हम सिंपली देख पा रहे हैं कि ये वाला नोड मिरर के सबसे पास है और यहां पर भी ये मिरर के सबसे पास है, ये भी मिरर के सेकंड पास है, ये भी मिरर के सेकंड पास है। इस तरीके से सारा का सारा जो ट्री है अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया, पहले हमने छोटे हिस्सों को कन्वर्ट करना शुरू किया और अगर हमने फेथ रखा कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपनी कंप्लीट रूट को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो रिकर्सिवली हमने इस प्रॉब्लम को टैकल किया है। और सिंस हम हर नोड
पर एक बार जाएंगे, तो इस प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होने वाली है बिग ऑफ n के बराबर। तो हमारे पास एक क्लास है क्लासरूम नाम से, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक नोड टाइप की क्लास बनाई है जिसके अंदर डेटा है, लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है एंड एक कंस्ट्रक्टर है। इसके साथ साथ मेन फंक्शन में हमने ऑलरेडी एक BST को डिफाइन किया है। इस BST को कैसे डिफाइन किया है, रूट में 8 है, फिर लेफ्ट चाइल्ड में 5 है, राइट चाइल्ड में 10 एंड 3, 6, 11। तो ये वैसा ही BST है जिसका हमने ड्राई रन किया है कोड। कैसे क्रिएट किया है BST को, डायरेक्टली अपनी रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को असाइन करके। हमारा जो मिरर BST है वो कुछ ऐसा आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो मिरर BST को क्रिएट करता है। इस फंक्शन को नाम देंगे पब्लिक स्टैटिक। इसका रिटर्न टाइप रख देते हैं नोड, क्योंकि नोड्स जो हैं चेंज होने के बाद यानी मिरर बनने के बाद रिटर्न होने वाली है। इसको नाम दे देते हैं क्रिएट मिरर। क्रिएट मिरर के अंदर सिंगल पैरामीटर मेरे पास जाएगा विच इज माई रूट नोड। अब हमें पता ही है क्या करना होता है। सबसे पहले इसका बेस केस लिख लेते हैं कि जैसे ही मेरी रूट अगर नल के बराबर हो जाए, तो नल का तो कोई मिरर होता नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, डायरेक्टली रिटर्न कर देना है नल वैल्यू कोई। नहीं तो सबसे पहला काम मेरे पास होगा अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए मिरर क्रिएट करना और अपने राइट सब ट्री के लिए मिरर क्रिएट करना। तो उसके लिए मैं कॉल लगाऊंगी क्रिएट मिरर फॉर माई रूट का लेफ्ट, और जो भी मिरर इमेज क्रिएट होकर आएगी उसे स्टोर करवा दूंगी एक पॉइंटर के अंदर। इसको मैं कह देती हूं अपना लेफ्ट सब ट्री। मेरा लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा मिरर्ड इमेज। फिर मैं क्रिएट कर दूंगी राइट सब ट्री, या इसको कह देते हैं क्रिएट मिरर रूट का राइट। इनफैक्ट यहां पे लेफ्ट सब ट्री की जगह लेफ्ट मिरर लिख सकती हूं, यानी लेफ्ट सब ट्री का मिरर इमेज और राइट सब ट्री का मिरर इमेज। फिर बाद में मुझे क्या करना है, जैसे ही दोनों के मिरर इमेजेस आ गए वैसे ही मुझे नोड्स को लेफ्ट एंड राइट को स्वैप कर देना है। यानी जो भी मेरा रूट नोड था अब उसका लेफ्ट बन जाएगा मेरे राइट का मिरर एंड रूट का राइट बन जाएगा मेरे लेफ्ट का मिरर। और लास्ट में मैं क्या करूंगी, लास्ट में मैं अपनी रूट को रिटर्न कर दूंगी एज माय फाइनल आंसर। तो ये हो गया मेरा क्रिएट मिरर का कंप्लीट फंक्शन। इस फंक्शन में हर एक सिंगल नोड पर हम एक बार जाते हैं तो रिकर्सिवली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n के बराबर होगी। अब साथ के साथ एक प्री ऑर्डर का मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूं। प्री ऑर्डर क्यों, क्योंकि एक बार मिरर इमेज क्रिएट हो गई मेरे ट्री की, तो फाइनल आंसर की तरह तो मुझे बस उसकी रूट मिलेगी। मुझे क्या करना है, उसकी हर एक नोड को प्रिंट करवा कर देखना है। तो मैं प्री ऑर्डर सीक्वेंस को प्रिंट करवा कर टैली करूंगी कि मेरे पास जो आंसर आया है वो सही आंसर है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में पैरामीटर जाएगा मेरे नोड रूट। प्री ऑर्डर हम सबको अभी तक लिखना आ गया होगा कि रूट जैसे ही नल हो जाए उस केस में हम सिंपली कर देते हैं रिटर्न। नहीं तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले प्रिंट करवाना पड़ता है हमें रूट का डेटा। उसके बाद हम कॉल करते हैं प्री ऑर्डर को फॉर रूट का लेफ्ट एंड देन प्री ऑर्डर फॉर रूट का राइट। ये हो गया मेरा प्री ऑर्डर का फंक्शन। मेन फंक्शन से मुझे ये वाला मिरर BST मिलना चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो क्रिएट मिरर को कॉल लगाऊंगी फॉर माई रूट, और यहां पर रूट की वैल्यू के अंदर ही जो भी क्रिएट मिरर ने मिरर्ड इमेज रिटर्न की होगी मुझे रूट की, उसको मैं स्टोर करा दूंगी। उसके बाद मैं कॉल करूंगी प्री ऑर्डर को फॉर माई रूट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो मेरे पास जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस प्रिंट होकर आया है उसमें सबसे पहले रूट है 8, उसके बाद प्री ऑर्डर में गए होंगे हम 10 पर तो प्रिंट हो गया है 10, उसके बाद प्री ऑर्डर में गए होंगे 11 पर तो प्रिंट हो गया 11, फिर गए होंगे 5 पर तो प्रिंट हो गया 5, फिर गए होंगे 6 पर तो प्रिंट हो गया 6, एंड देन उसके बाद हम जा रहे होंगे अपने राइट मोस्ट नोड यानी 3 पर तो प्रिंट हो गया है 3। तो इस तरीके से प्री ऑर्डर सीक्वेंस बिल्कुल सही आया है और हमने मिरर क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर BST के लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के लिए उसका मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं इन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।